तो क्या इंडिगो का जो स्टॉक है या वो उड़ान भरेगा या क्रैश करेगा, आपको क्या लगता है? जब भी एक कंपनी जियोपॉलिटिक्स में इंटरफेरेंस करती है तो उसके रिपरकशंस अच्छे नहीं होते। तो मुझे लग रहा है लॉन्ग टर्म के लिए इंडिगो के लिए अच्छी न्यूज़ नहीं है। 2026 में ऐसी क्या मिस्टेक्स हैं जो लोगों को इन्वेस्टमेंट अपनी जर्नी में नहीं करनी चाहिए? यू हैव टू फाइंड एसेट क्लास जो इन्फ्लेशन को अच्छी मार्जिन से बीट करता है। बेस्ट एसेट क्लास इज पिछले कुछ सालों में पराग पारिक का बहुत नाम आया है, फ्लेक्सी कैप, हाँ, बहुत नाम आया है। तो ऐसा क्या क्वालिटीज थी इसमें इनमें कि इतनी इन्वेस्टमेंट इस फंड में हुई है? अभी 2 साल पहले एक ऐसा फंड हाउस था जिसके बारे में सब लोग बात कर रहे थे। आई वुड टेक द नेम। आज कोई भी बात नहीं कर रहा बिकॉज फंड इज नॉट डूइंग। 2026 कैसा जाएगा? आई थिंक इट शुड बी फर्स्ट हाफ शुड बी ऐसा ही होने वाला। सेकेंड हाफ में हम लोगों को बिकॉज ऑफ सेबी रेगुलेशंस क्या ऑपरेट करना मुश्किल हो गया है आप जैसे लोगों के लिए? एक्चुअली 600 करोड़ के स्कैम मार आ रहे हैं। कैन यू इमेजिन लोगों को कौन से लेवल पे स्कैम किया जा रहा है? तो ये रेगुलेशंस नीडेड है। और जो आपको फटाफट बोल रहे हैं उनका फटाफट पैसा बन रहा है, जो लोग देख रहे हैं उनका नहीं बन रहा है। क्या करें, पैसा सुनते ही आंख में एक चमक सी आ जाती है और 2026 आ रहा है तो सभी ये जानना चाहते हैं कि कैसे हम अपने पैसे को डबल ट्रिपल कर सकते हैं। पर अक्सर ये लोग भूल जाते हैं कि सिर्फ पैसे का खेल नहीं, ये माइंडसेट का भी खेल है। तो आज के जो हमारे गेस्ट हैं, करीबन 20 सालों से वो एक फाइनेंशियल कंसल्टेंट है। तो पैसा कैसे बनाते हैं वो तो वो बताते ही हैं, पर माइंडसेट कैसे बनाना है पैसे बनाने के लिए वो बताना बहुत जरूरी है। और आज के हम पॉडकास्ट में कोशिश करेंगे कि हम ये वाला पॉइंट अच्छे से कवर कर सके, साथ में आपको ये भी बता सके कि 2026 में कैसी इन्वेस्टमेंट्स हो सकती हैं, क्या मिस्टेक्स आपको नहीं करनी चाहिए, कैसे मार्केट का रुझाव होगा और क्या कैसे आप अपने आप को ईएमआई ट्रैप से शायद बचा सके। तो आइए मिलते हैं आज हमारे गेस्ट से। इंस्टाग्राम पे इनकी काफी अच्छी फॉलोइंग है, लिंक्स हम डिस्क्रिप्शन में दे ही देंगे। लेट्स मीट आवर गेस्ट आज के लिए, केतन माली जी। थैंक यू सर फॉर कमिंग। पॉडकास्ट का नाम समझे क्या है, तो मुझे लगता है आज आप समझाने ही आए हैं लोगों को कि 2026 में पैसा कैसे बना सकते हैं। पर मैं कुछ स्टार्टिंग पॉइंट जो कंट्रोवर्सी चल रही है उससे ही लेना चाहूंगी। बहुत लोगों ने इंडिगो में अपनी फ्लाइट्स मिस करी हैं। इंडिगो का काफी एक डाउनफॉल दिखा उस टाइम पे, पर काफी लोगों ने उसमें इन्वेस्ट भी किया हुआ था। तो क्या इंडिगो का जो स्टॉक है वो अब उसमें असलियत पता चलेगी टाइम आने वाले टाइम में, या वो उड़ान भरेगा या क्रैश करेगा, आपको क्या लगता है? देखिए, एक बात जाननी बहुत इंपॉर्टेंट है, स्टॉक क्यों गिरा। हाँ, अब ये जो स्टॉक में गिरावट आई, ये ऑपरेशनल इशू नहीं था, ये कोई टेक्निकल इशू नहीं था। ऐसा नहीं हुआ कि इनका एक कौन सा जहाज क्रैश हुआ जिस वजह से अचानक सेंटिमेंट्स बिगड़ गए। देखिए, जो प्रॉब्लम मुझको सबसे बड़ी इंडिगो में लग रही है वो एक तो मार्केट लीडर था, 65% का इनका मार्केट शेयर था। राइट। अब प्रॉब्लम ये आ रही है कि वो बोल रहे कि गवर्नमेंट, इन्होंने जानबूझ के किया गवर्नमेंट को प्रेशराइज करने के लिए। अगेन, इससे इनके ऊपर जो रिपरकशंस आएंगे वो बुरे हो सकते हैं। बिकॉज देखिए, जब भी एक मार्केट लीडर ऐसी तरीके से बिहेव करता है, ऑफकोर्स अल्टीमेट पावर गवर्नमेंट के हाथ में होती है। श्योर। अगर 65% का मार्केट शेयर इनका कट हो जाता है आगे जाके, क्योंकि गवर्नमेंट ऐसा कर सकता है, ऐसा नहीं कि गुस्सा निकालने के लिए, बट ऐसी कंट्रोवर्सी फिर से ना हो जहां एक व्यक्ति या एक कंपनी मार्केट के फ्यूचर को डिटरमाइन करे और पूरे सिस्टम को हैक करे। तो ये चीजों की वजह से गवर्नमेंट आगे जाके ऐसे स्टेप ले सकती है, ना सिर्फ इंडिगो बट समझो कल एयर इंडिया का अगर अज्यूम कीजिए कि 65% का मार्केट शेयर होता है, कल एयर इंडिया भी ऐसा कर सकती है। तो गवर्नमेंट नहीं चाहती कि ऐसी सिचुएशन में आए, तो कहां ना कहां कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया आएगा और दे विल मेक श्योर कि एक कंपनी का इतना बड़ा मार्केट शेयर ना हो। तो मुझे लग रहा है लॉन्ग टर्म के लिए इंडिगो के लिए अच्छी न्यूज नहीं। अगेन, दिस इज नॉट अ बाय सेल रिकमेंडेशन, बट कौन से टाइप की कंट्रोवर्सी है ना, बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर समझो कि टेक्निकल फेलियर आता था और स्टॉक नीचे 15-20% गिरता था, तो ऑब्वियसली इंडिगो आज यहाँ है अपनी काबिलियत की वजह से, उन्होंने दे हैव डन सर्टेन थिंग्स राइट, राइट। बट ये जो कंट्रोवर्सी है अलग नेचर की है, बिकॉज ये इनके लॉन्ग टर्म में इनके मार्केट शेयर को अफेक्ट कर सकती है, जो वजह से मैं ये स्टॉक से दूर रहना पसंद करूंगा। अगर ये एक नॉर्मल कंट्रोवर्सी होती थी जहां सिस्टम फेलियर है, ऑपरेशनल फेलियर है, of course I would have gone out of way and bought Indigo, because जो हिसाब से एयरलाइन सेक्टर बढ़ने वाला है, और खास करके अगेन इसका कनेक्शन पुतिन के विजिट के साथ भी किया जाए जो पीएमओ को पसंद नहीं आया, तो यहाँ एक बहुत नेगेटिव इंप्रेशन हुआ
यू नो गवर्नमेंट के सर्कल्स में कि आप लोग ने जानबूझ के हेडलाइंस को हैक किया ताकि जो पुतिन को हेडलाइंस मिलनी चाहिए थी वो नहीं मिले, और कहाँ ना कहाँ ये इंडियन जियो पॉलिटिक्स के साथ इंटरफेरेंस है। जब भी एक कंपनी जियो पॉलिटिक्स में इंटरफेरेंस करती है तो उसके रिपोर्टेशंस अच्छे नहीं होते। सो आई एम एक्सपेक्टिंग कि आगे जाके, आई एम नॉट सेइंग कि इंडिगो बंद हो जाएगा, बट उनके लिए मुश्किल हो जाएगा बिकॉज गवर्नमेंट विल मेक श्योर कि मार्केट शेयर जरा इक्वली बटा रहा है। सो बेसिकली एज ए रिटेल इन्वेस्टर मुझे उसमें कोई ग्रोथ ज्यादा नहीं दिखने वाली अगर मैं अभी एंटर करूं, या इसके दो जवाब होंगे, अगर हाँ, आप पहले से बैठे हो तो बैठे रहो, ठीक है, मगर अगर मैं आगे जाके वो जो ग्रोथ एक्सपेक्ट कर रहा हूं, अगर आप छोटी 10-15% की वो वाली रेंज वाली ग्रोथ एक्सपेक्ट करते हो तो ऑफकोर्स वो मिल सकती है। मगर जो उनका मार्केट डोमिनेंस था कहाँ ना कहाँ, मुझे लग रहा है अगले 2-3 साल लगेंगे कर्टेल करने के लिए। इट वोंट बी इमीडिएट बिकॉज द मोमेंट अगर वो इमीडिएट कुछ स्ट्रिक्ट एक्शन लेते हैं इंडिगो के अगेंस्ट तो पूरा एयरलाइन सेक्टर ठप हो सकता है, जो कि गवर्नमेंट नहीं चाहती। तो धीरे धीरे करके गवर्नमेंट दे विल ट्राई टू कट द विंग्स। तो क्या ये प्रॉब्लम मतलब मोस्टली उन कंपनीज के लिए हो सकती है जो डोमिनेंस फैक्टर पे चल रही है, लेट्स से ओला है, तो ओला के भी मतलब आई डोंट थिंक बहुत खुश हैं लोग जैसे उसके रिजल्ट्स आ रहे हैं, जैसे उसकी हेडलाइंस आती हैं कि अब यहाँ पे ये स्कूटर बर्स्ट हो गया, ओला का ऐसे जो प्रॉफिट्स हैं वो कम है। तो क्या ये प्रॉब्लम तब शुरू होती है बिकॉज आपको पता है अभी तक आपको कोई चैलेंज नहीं कर रहा है मार्केट में? ये अगर ये प्रॉब्लम आती है तो ये कस्टमर के साइड से आते हैं। कस्टमर क्या करेंगे, दे विल ट्राई टू रन अवे फ्रॉम दोस थिंग। बट यहाँ क्या हो गया, यहाँ गवर्नमेंट का इंटरफेरेंस हुआ। अब जब तक गवर्नमेंट इन्वॉल्व नहीं हो रही तब तक दे आर फाइन विद इट, राइट? अडानी इज हैविंग मोनोपोली इन पोर्ट्स एंड एयरपोर्ट, पर कोई हाथ नहीं लगा रहा है बिकॉज दे आर नॉट ट्राइंग टू हैक द गवर्नमेंट, दे आर नॉट ट्राइंग टू आर्म ट्विस्ट द गवर्नमेंट। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। अभी अंबानी चुपचाप अपना बिजनेस में, अपना पूरा ऑयल में पूरा वो अपनी मोनोपोली मेंटेन कर रहा है, बट हिज आर्म ट्विस्टिंग सामने नहीं हो रही, राइट? अगर पीछे होती रहेगी तो पता नहीं, जब सामने आती है तो कहाँ ना कहाँ गवर्नमेंट की जो इमेज है वो भी स्टेक पे लग जाती है। तो अगर ओला ऐसे कुछ नहीं करती, वेरिन कि कस्टमर को तकलीफ हो रही है पर गवर्नमेंट के साथ पंगा नहीं ले रही, तो दैट इज दे आर डूइंग फाइन। बिकॉज अल्टीमेटली यू नीड टू अंडरस्टैंड एवरी मोनोपोली का जो भी एक मोनोपोली कंपनी होती है वो गवर्नमेंट के साथ उनका बहस चलता ही है, दे ट्राई टू आर्म ट्विस्ट द गवर्नमेंट बट नॉट इन फ्रंट ऑफ एवरीवन। और ये सबके सामने हुआ, कहा जहां की ब्लैकमेल किया गया गवर्नमेंट को। सो दिस इज नॉट एक्सेप्टेड। पर ओला की परफॉर्मेंस से कस्टमर तो खुश नहीं तो है। कस्टमर जवाब देंगे ना। सी इफ रैपिडो इज कमिंग, व्हाट विल ओला विल स्टार्ट लूजिंग इट मार्केट शेयर अनलेस एंड अनटिल वो ऐसा कुछ करते जहां गवर्नमेंट को इंटरफेरेंस करना पड़ता है। तो दे आर स्मार्ट पीपल बेसिकली। दे अभी आप यूट्यूब की मोनोपोली है, गूगल की मोनोपोली है, बिल्कुल, बट कोई कुछ नहीं बोल रहा है बिकॉज दे आर नॉट ट्राइंग टू हैक द सिस्टम इन फ्रंट ऑफ एवरीवन। अच्छा, जैसे अब पूरी म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री आंकड़े कहते हैं कि ऑलमोस्ट सरपास्ड 80 लाख crores ऑफ AUM। तो अब जब 2026 आ रहा है और इस 2025 में मार्केट्स ने काफी उतार चढ़ाव दिखा दिए हैं सबको, तो 2026 में ऐसी क्या मिस्टेक्स हैं जो लोगों को इन्वेस्टमेंट अपनी जर्नी में नहीं करनी चाहिए, या कोई ऐसी वन मिस्टेक यू वांट टू पॉइंट आउट? आपके हिसाब से ये जो 2025 का साल कैसे था मार्केट के लिए? मुझे तो लगता है काफी उतार चढ़ाव वाला था, पेशेंस वाला साल था कि आप पेशेंटली बैठो थोड़ा। आपने जवाब एकदम अच्छा दिया। इनफैक्ट ये ऐसा टाइम है ना जहां मार्केट सांस ले रहा है। देखो मार्केट भागता है, सांस लेता है। अगर हम लोग सांस लेंगे तो लंबा भागेंगे। दिस वाज मच नीडेड फेज फॉर द मार्केट। तो ये बहुत अच्छा साल था स्पेसिफिकली जो लोग कंटिन्यू दिखे, क्योंकि भाग ही जा रहा था मार्केट। किसी ने ना जो लेट्स से जो 3-4 साल पहले इन्वेस्टर आया है मार्केट में ना, उसने कोई डाउन फेज देखा ही नहीं है, तो उसको उनको समझ लगता ही नहीं पैसा आता। कमाना इजी है। एग्जैक्टली। नहीं, ये इनफैक्ट ये ऐसा साल होना चाहिए बिकॉज क्या होता है, देखिए जो लोग खास करके मेजोरिटी लोग दे आर वर्किंग, तो उनके पास हमेशा एक साथ पैसा नहीं होता, तो वो SIP के थ्रू पैसा लगाते। तो ये ऐसा साल मिलता है जहां उनको हमेशा ज्यादा यूनिट्स मिलते हैं, कम दाम पे चीजें खरीदने मिलते। तो मुझे लग रहा है दिस वाज अ वंडरफुल फेज इन मार्केट। और मैं तो भगवान से ये प्रे करूं 2026 भी ऐसे ही रहे। तभी तो मेरा ज्यादा पैसा लगेगा ना। और तभी मैं 29-30 में पैसा कमाऊंगा। तो लोगों को समझना पड़ेगा, यही तो माइंडसेट गेम है जो हम कह रहे थे कि भाई मार्केट नहीं बढ़ रही है आप पर, आपकी जो SIP है वो आपको ज्यादा यूनिट्स दिलवा रही है, तो आगे चल के यू आर गोइंग टू मेक मनी, मोर मनी इन फैक्ट। एग्जैक्टली। पर क्या ये चीज पेपर पे अच्छी लग रही है? क्योंकि इन्फ्लेशन भी उस हिसाब से बढ़ता है, और जब आपको अपनी रिटर्न्स नहीं दिखती हैं तो आपको लगता है यार इन्फ्लेशन कैसे बीट करें। तो ऐसी क्या कोई एसेट क्लास अपार्ट फ्रॉम म्यूचुअल फंड्स, या यू थिंक म्यूचुअल फंड्स इज द बेस्ट एसेट क्लास
जो इन्फ्लेशन को अच्छे से बीट कर पा रही है? बेस्ट एसेट क्लास इज इक्विटी, ऑफ कोर्स। Equities, okay. देखिए इन्फ्लेशन, एक बात समझिए, आप कितना भी पैसा बनाओ, इन्फ्लेशन इज गोना बी देयर, राइट? तो आप गोल्ड में पैसा लगाओ, आप रियल एस्टेट में पैसा लगाओ, आप एफडी में पैसा लगाओ, म्यूचुअल फंड में लगाओ, या इक्विटी में। इक्विटी में डायरेक्ट इक्विटी होती है, म्यूचुअल फंड वाया प्रोफेशनल्स होता है। Sure. तो आपको वो एसेट क्लास ढूंढना है जो इन्फ्लेशन को अच्छे मार्जिन से बीट करे। अगर आप एफडी लेते हो तो एफडी आपको 6-7% के रिटर्न देगी, इन्फ्लेशन भी उतना है, तो आपका पैसा नहीं बन रहा है, मतलब आपका पैसा पेपर पे ग्रो हो रहा है, पर एक्चुअल में आपको कुछ बाइंग पावर नहीं मिल रही। अगर आप गोल्ड को देख रहे हो तो 12.5% के कैगर रिटर्न है 30-40 इयर्स में, तो अच्छे अमाउंट से वो इन्फ्लेशन को बीट कर रही है। अगर आप म्यूचुअल फंड देखते हो तो 14-15% के, डायरेक्ट इक्विटी 18-19% में। तो इन्फ्लेशन सभी जगह होने वाला है। आज जो 20 करोड़ की वैल्यू है, 20 साल के बाद 20 करोड़ की वैल्यू कितनी होगी? 5 करोड़, राइट? तो इन्फ्लेशन सभी जगह होने वाला है। अभी आपको वो एसेट क्लास ढूंढना है जो इन्फ्लेशन को अच्छी तरह, अभी इमेजिन कीजिए ना, अगर आप 1 करोड़ का घर ले रहे हो, उसकी वैल्यू अगर 20 साल के बाद 2 करोड़ होती है, वहां इन्फ्लेशन नहीं होगा? ऑफ कोर्स होगा। तो यू हैव टू फाइंड अ एसेट क्लास जो इन्फ्लेशन को अच्छी मार्जिन से बीट करता है। तो वो आपको सबसे बेस्ट एसेट क्लास इक्विटी है, बट इट इज वेरी डिफिकल्ट टू अंडरस्टैंड। तो बाद में आप जब म्यूचुअल फंड में आते हो तो आपके रिटर्न जरा कम हो जाते हैं, पर सेफ्टी और आपको ग्रोथ मिल जाती है। हाँ, क्योंकि वही मैं आपको कहना थी, इक्विटीज हर कोई नहीं कर सकता, एवरीबडी डजंट अंडरस्टैंड द मार्केट अप एंड डाउन, बट एसआईपी में क्या आपने लगा दिया, आपको पता है आपको बस अब भरना है, टॉप अप करना है एंड पेशेंस से बैठना है। एक और बड़ा दिस फ्रेज पीपल कीप टॉकिंग अबाउट मार्केट्स के अंदर कि मुझे कोई मल्टी बैगर स्टॉक बता दो, मुझे कोई ऐसा स्टॉक बता दो जो मल्टी बैगर बनेगा, मतलब जब आपस में लोग बातें करते हैं तो ये इसका कोई साइंस और फॉर्मूला है, कैसे ढूंढे कोई? आपने जितना भी, जो भी मार्केट के वेटरन से, जो बड़े लोग हैं जिनके 1500 करोड़ लगते हैं मार्केट में, उनको खुद को पता नहीं होता मल्टी बैगर कौन सा होना। ट्रू। तो फिर मैं कैसे बताऊं? आई मीन ये देखिए, ये हेडलाइंस तक, थंबनेल तक ठीक है, मल्टी बैगर टू गेट व्यूज, बट फ्रैंकली मैं यही एक्सपेक्टेशन से डाल दो कि ये मल्टी बैगर होना चाहिए, पर होगा क्या नहीं, आई टेल यू, इफ एनीबडी इन दिस प्लैनेट इज सेइंग कि ये मल्टी बैगर होगा, इंक्लूडिंग वॉरेन बफे एंड चार्ली मंगर, तो चार्ली मंगर पास्ड अवे, तो दे आर लाइंग थ्रू दैट ट्वीट। तो आपको मल्टी बैगर, आपको पता नहीं, आप जस्ट एक्सपेक्ट कर रहे हो कि ये ग्रोथ होनी चाहिए, पर ऐसा कोई भी फॉर्मूला नहीं जहां आपको मल्टी बैगर इनिशियली मालूम पड़ेगा। अगर कोई बोल रहा है तो 100% स्कैम कर रहा है। ऐसा नहीं कि हो नहीं सकता, बट किसी के पास भी वो फॉर्मूला नहीं है कि उनको मालूम पड़े यार मल्टी बैगर कौन सा। अभी आप इंडी को देखो ना, मास चल रहा था, अचानक ये कंट्रोवर्सी आ गई, आप क्या करोगे अभी? सो यू नेवर नो व्हेन थिंग्स वुड गो ऑफ ट्रैक। सो मल्टी बैगर, ऑफ कोर्स व्हेनेवर आई आल्सो इन्वेस्ट, तो मेरी भी यही इच्छा होती है कि हर एक स्टॉक मल्टी बैगर होना चाहिए, पर होगा क्या नहीं वो तो भगवान को पता। तो काफी जैसे अगर व्हेन यू हैव टू इन्वेस्ट इन अ फंड, तो आप कैसे आइडेंटिफाई करो कि ये फंड जेन्युइनली अच्छा है, या ये सेक्टर अच्छा है, हॉट है इसमें, क्योंकि या हम सेक्टर के हिसाब से चले, आई मीन, क्योंकि जैसे पिछले कुछ सालों में पराग पारिक का बहुत नाम आया है, फ्लेक्सी कैप, हाँ बहुत नाम आया है, एचडीएफसी का भी फ्लेक्सी कैप का बहुत नाम आया है। तो क्या ऐसा क्या क्वालिटीज थी इसमें, इनमें, कि इतनी इन्वेस्टमेंट इस फंड में हुई या इन फंड्स में हुई? सो हाउ डू यू आइडेंटिफाई दैट? ये क्वालिटी नहीं थी कुछ, ये सब इंस्टाग्रामर लोगों का काम था। आई टेल यू, ये नहीं कि ये दोनों बुरे फंड्स है, अमेजिंग फंड्स, बट जो इनका टाइमिंग है इन्वेस्ट करने का इतना गलत है। अभी देखिए, ये जो फंड है, मार्केट कहाँ ना कहाँ रेंज बाउंड था, तो ये फ्लेक्सी कैप ने अच्छे रिटर्न दिए, राइट? ठीक है। तो अभी सब लोग फ्लेक्सी कैप के बारे में बात करें, now what everybody is doing is they are buying it at the top. अभी 2-3 साल, अभी nobody is looking at small cap, nobody is looking at mid cap. अभी 3-4 साल के बाद जब मिड कैप चलेगा तो everybody will start in. I'll tell you an interesting story, yeah, very interesting. Again, this is not a recommendation. Nippon Small Cap was an amazing fund for last 15 years. 2017 में XI returns for single year was 60%. अच्छा। अभी 80% क्राउड 2018 में इन्वेस्ट करना शुरू कर दी। 2018 के रिटर्न्स -15%, 80% लोगों ने बंद कर दिया अभी। 2019 में 4%, बाकी के लोगों ने बंद कर दिया। आपको पता है 2017 से 2025, आई एम टॉकिंग अबाउट नवंबर, यू नो व्हाट आर द एक्सआई रिटर्न्स? 23%। व्हाट एल्स यू वांट? अभी आपको मैं 23% लोगों को लगता है बहुत कम है। आई विल गिव यू एन एग्जांपल। अगर आप 25,000 की एसआईपी करते हो फॉर नेक्स्ट 25 इयर्स, अगर ये 23% से ग्रो होते, राइट, ओनली 25,000 की एसआईपी, तो व्हाट डू यू थिंक व्हाट वुड बी द अमाउंट से आफ्टर 25 इयर्स एसआईपी में?
पता नहीं, ऐसा कि आपको डेफिनेटली। लग रहा है ना आप 25,000 की कर सकते हो। हाँ बिल्कुल, हाँ, मतलब तो आपको क्या एट लगता दिस है स्टेज बिल्कुल। 23% के हिसाब से आपको क्या लगता है कितने रिटर्न पता नहीं कितने 100 करोड़ हो जाएंगे शायद, मुझे लगता है, क्योंकि 39 करोड़। हाँ, अभी अगर आप क्योंकि 10 लाख 12% के हिसाब से 10-12 करोड़ या ऐसा कुछ हो जाता है। अभी यही अगर 10 लाख रुपए लगाते हो तो आपके ऑलमोस्ट 17.5 करोड़ हो जाते हैं। तो 23% रिटर्न इतने ज्यादा है। अभी फंड अच्छा है या बुरा नहीं है, आपका जो माइंडसेट है वो गलत है। आज जो एचडीएफसी और पराग पारिक फ्लेक्सी कैप को जो बहुत अच्छा बात कर रहे हैं, 2 साल के बाद यही लोग गाली देंगे। फंड में कुछ भी चेंज नहीं है, फंड मैनेजर इज अमेजिंग, फंड इज अमेजिंग, जस्ट लोगों को समझ में नहीं आ रहा है उनको कब क्या करना है। और अभी 2 साल पहले एक ऐसा फंड हाउस था जिसके बारे में सब लोग बात कर रहे थे, आई वोंट टेक द नेम, आज कोई भी बात नहीं कर रहा है बिकॉज फंड इज नॉट डूइंग वेल। कुछ अभी आप हिंट दोगे, मे बी पीपल कैन गेस इन कमेंट्स आल्सो, ये कौन सा फंड था? 2000 क्यू से चालू होते, दैट इज मोर देन इनफ। सो ठीक है। आई मीन आई एम नॉट सेइंग कि फंड इज बैड, यू आर नॉट विलिंग, बिकॉज देखिए आप जब एक फंड में पैसा लगाते तो आपको समय देना पड़ेगा। आप क्या लोगों का प्रॉब्लम क्या है ना, दे आर चेजिंग रिटर्न्स। म्यूचुअल फंड आपको पैसा बनाने के लिए नहीं है। म्यूचुअल फंड सी लोगों को लगता है हमारा ऑब्जेक्टिव क्या बता, हमको पैसा बनाना है। आई ऑलवेज टेल पीपल कि ये जो पैसा ना आपको लाइफ जीने के लिए, पैसा बना के बच्चों को छोड़ के मत जाओ प्लीज। ये पैसा एक मोड है जो आपको आपकी लाइफ आप आपके टर्म्स पे जी सकते हो, इसीलिए पैसा बनाओ। पैसा बनाने के लिए, लोगों को बताने के लिए मत बनाओ। ये क्या है, ये आपको फ्रीडम देता है। आप अगर सही से इन्वेस्टमेंट करते हो तो जो चाहिए वो कर सकते हो। पर लोगों का प्रॉब्लम क्या है, दे आर ऑलवेज चेजिंग द हाईएस्ट फंड। तो हमेशा आपको ना एक चीज समझनी है म्यूचुअल फंड के बारे में। म्यूचुअल फंड है ना, अगर एक फंड समझा 1 या 2 क्वार्टर टॉप क्वार्टर में होता है, तो सेकेंड या थर्ड क्वार्टर में वो सेकेंड या थर्ड क्वार्टर मिल जाएगा। तो ये सब चलते रहता है, आपको चेज नहीं करना, आपको डिसाइड करना है आपको कितना पैसा बनाना है एट एवरेज 13, 14, 15%, और वो आप कितना, आपको क्या इन्वेस्टमेंट होगा, क्या स्ट्रेटेजी होगा, और उसको फॉलो करना है। अगर आप चेज कर रहे हो तो यू आर इन रॉन्ग, मतलब आप बहुत गलत कर रहे हो। इससे क्या होगा, आपके आगे जाके रिटर्न्स घटना। बट कोई फंड आइडेंटिफाई करने के भी तो कुछ मेट्रिक्स होते होंगे, वो क्या फंड होते हैं? फंड मैनेजर इज वेरी इंपॉर्टेंट। सीईओ कौन है, अगेन उनका पास्ट परफॉर्मेंस क्या है। आई विल टेल यू वन ऑफ द फंड व्हिच वाज द बेस्ट परफॉर्मिंग फंड, द मोमेंट द सीईओ लेफ्ट दैट फंड एंड मूव टू अदर फंड, वो फंड का परफॉर्मेंस लास्ट के 3 साल में, जो जब सीईओ शिफ्ट हुआ, समझो सीईओ वाज इन ए एंड ही शिफ्टेड टू बी, तो बी का जो एक्सआईआर रिटर्न इज अराउंड 23%, और वो जो पुराना फंड का उसका लास्ट 3 इयर्स का एक्सआईआर इज 15%। इतना इंपॉर्टेंस होता है सीआईओ कौन है, फंड मैनेजर कौन है, बिकॉज दे कम विद द ट्रैक रिकॉर्ड, राइट? यू आर बेटिंग ऑन द जॉकी, आर नॉट बेटिंग ऑन द हॉर्स। सो फंड मैनेजर को सिलेक्ट करना बहुत इंपॉर्टेंट है, उसका ट्रैक रिकॉर्ड क्या, और एएमसी कौन सी है, मतलब फंड हाउस का ट्रैक रिकॉर्ड क्या है, दैट इज आल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। तो क्या लोग इतना रिसर्च करते हैं कि नहीं एएमसी नहीं क्या है? नहीं और नहीं नहीं, फंड मैनेजर तो मुझे लगता नहीं है वो लोगों को पता रिसर्च ही नहीं करते, होगा। वो रिसर्च करते कौन सा फंड सबसे ज्यादा रिटर्न दे रहा है, और उनको वही दिखते हैं। अभी जैसे आपने पराग पारिक और एचडीएफसी का लिया, आई विल टेल यू मेजॉरिटी लोग जो हमारे पास आज आ रहे हैं ना, सब लोग सिर्फ यही 2 फंड्स का नाम ले रहे हैं। तो तो कभी जब जब ये टॉप परफॉर्मर्स जिनको पता चलता है ये, तो ये बबल बर्स्ट होता ही होता है। ये बबल नहीं है, बेसिकली इन्होंने बबल ये बना के बना लिया दिया इसके। है। वो बबल नहीं है, सी जो चीज ऊपर जाएगी, आपका हर दिन अच्छा नहीं होगा, राइट? एक ना एक दिन आपका, हफ्ते में एक दिन अच्छा रहेगा तो दूसरा दिन बुरा रहता है, राइट? दिस इज हाउ द लाइफ, दिस इज द वे हाउ लाइफ इज। बट लोगों ने क्या किया है, दे वांट द बेस्ट डे, उनको हर एक दिन अच्छा दिन चाहिए, और ये चक्कर में वो गलत इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं। सेम गोस विद स्टॉक। आप देखो जो स्टॉक नीचे गिरे ना उसके बारे में कोई भी बात नहीं करेगा, जो स्टॉक ऊपर जा रहे हैं ना ये लोग बाई करते हैं, और बाद में जब हमारे पास आते हैं, अरे आपको 40-50% का कैसा नुकसान हो रहा है, तब मालूम पड़ता है इन्होंने ये स्टॉक को बहुत ऊपर के भाव पे लिया। व्हाई? बिकॉज दे आर नॉट ट्रेडिंग द स्टॉक, दे आर ट्रेडिंग द न्यूज। तो यहाँ फंस जाते हैं। तो जैसे 2026 की हमने बात की, आई वाज जस्ट चेकिंग, हमें जैसे नोमुरा ने प्रोजेक्ट किया कि निफ्टी 29,300 पे होगा, ऑलमोस्ट 12% का पोटेंशियल गेन है। एचएसबीसी ने भी ऐसी डबल डिजिट रिटर्न्स का एक्सपेक्टेशन दिया है। बट जैसा 2025 ने परफॉर्म किया, वी से इट्स अंडर परफॉर्म, मतलब हम ये नहीं कह सकते कि बहुत ही बेहतरीन परफॉर्मेंस है या नहीं, आई गेस वो कहाँ ना कहाँ मार्केट ने अपना बैलेंस ठीक किया। इंडिया वाज प्रीमियमली प्लेस इन टर्म्स ऑफ, आप अगर आप निफ्टी का ईपीएस देख रहे हो, निफ्टी के जो अर्निंग्स आ रहे, तो जो
अर्निंग्स के आगे मार्केट ट्रेड करा था, तो मार्केट ने उसको रीबैलेंस किया, मार्केट वहां रुक गया, तो कहाँ ना कहाँ जो हम लोग ओवर वैल्यूएशन था वो हल्का सा निकल गया। ऐसा नहीं अभी भी प्रीमियम लिए, पर वो निकल गया, तो ये चीज अच्छा था। और इनफैक्ट आई टेल यू, अगर अर्निंग्स आती है तो मार्केट को 30,000 जाने से कोई नहीं रोक सकता। इनफैक्ट जो गवर्नमेंट ने स्टेप्स लिए, खास करके जीएसटी कट को, पर्सनल इनकम टैक्स, इससे कंजम्पशन बूस्ट होगा और जो कंजम्पशन सेक्टर को अच्छी पुश मिलेगी। सो गवर्नमेंट इज डूइंग एवरीथिंग नीडेड। अभी सब कुछ, एवरीथिंग इज हैंगिंग ऑन इंडिया यूएस ट्रेड डील। अगर ये ट्रेड डील होते हैं तो मार्केट को अच्छा बूस्ट मिल सकता है। बट जो भी हुआ ना, आई टेल यू, इंडिया और यूएस की ट्रेड डील जो अटक गई, अभी हम लोग के एक्सपोर्ट कट हो गया, राइट? बट इंडिया ने और एवेन्यूज ढूंढ लिए एक्सपोर्ट करने के लिए। अभी ए प्लस बी, तो इंडिया को और ज्यादा फायदा होगा। सो ये जो भी हो रहा है ये इंडिया के लिए अच्छा है। तो 2026 आप कैसा प्रोजेक्ट करो? क्या डू वी लुक एट द सेम सॉर्ट ऑफ मूवमेंट? आई नो कोई बता नहीं सकता ऑब्वियसली कि क्या होगा, बट एक प्रोजेक्शन होती है, एक आइडिया होता है। तो 2026 कैसा जाएगा? आई थिंक इट शुड बी, फर्स्ट हाफ शुड बी ऐसा ही होने वाला, सेकेंड हाफ में हम लोग को कुछ अच्छा मिल सकता है। आई एम एक्सपेक्टिंग दैट। अगेन इंडिया को प्रेशराइज करने की भी बहुत कोशिश की जा रही है, जैसे कि रूपी गिर रहा है, कैपिटल फ्लाइट बहुत हो रहा है इंडिया के बाहर। सो दिस आर कंसर्न्स, बट द वे गवर्नमेंट इज एड्रेसिंग, सो सेकेंड हाफ अच्छा होना चाहिए। एंड जैसे अभी हाल ही में न्यूज आई थी कि माइक्रोसॉफ्ट इज इन्वेस्टिंग करीबन 17.5 बिलियन डॉलर्स इन इंडिया। इवन Amazon इज इंक्रीजिंग अपनी इन्वेस्टमेंट इंडिया में। तो ये जो एआई और डेटा सेंटर्स का ट्रेंड है, क्या रिटेल इन्वेस्टर को इस सेक्टर पे और इस पे प्ले करना चाहिए? फिलहाल तो दूर रहना चाहिए। देखिए, जब भी रिटेलर आते हैं ना, तो समझो वो, दे आर द लास्ट पीपल टू गेट इनटू द बस, एंड दे आर द पीपल हु आर गोना क्रैश आउट। सो एआई की जो थीम, ये बहुत 1.5-2 साल पहले अच्छी थी, अभी बहुत ओवर प्राइस हो गई है। Okay. ऐसा नहीं कि स्टॉक्स बुरे हैं, देयर नथिंग रॉन्ग विद द स्टॉक्स, जो प्राइसिंग और वैल्यूएशन है वो सही नहीं है। और जो लोगों को पता नहीं होता, अभी आप देखिए ना, नेटवेब जैसा एक स्टॉक था, ऑलमोस्ट 4,200 4,300 गया, अभी आज 3,000 पे। तो अच्छा। स्टॉक में कुछ भी प्रॉब्लम नहीं है। यू आर, जब रिटेलर कब जाता है, जब सब लोग निकल जाते तब रिटेलर जाता है और यहाँ फंस जाता है। तो जब भी पीटर लिंच का ना एक कहना है कि मार्केट में जो भी चीज का सबसे ज्यादा बात हो रहा है ना, अगर आप नए हो, कुछ भी समझ, स्टे अवे फ्रॉम दैट। इजी वे, जैसे कि एचडीएफसी, फ्लेक्सी कैप, लेट्स नॉट टेक द नेम, आई एम नॉट सेइंग दे आर बैड, बट जब सब लोग वो चीज के बारे में बात कर रहे हैं ना, तो प्रॉब्लम है, आप समझो। रिटेलर को वहां नहीं गिरना चाहिए, बिकॉज यहाँ ही सबसे ज्यादा ट्रैप मिलता है। और जो ऑलरेडी उसमें इन्वेस्टेड हैं उनके लिए ठीक है, वो बैठे रहे, वो चले। दैट्स व्हाट आई सेड ना, इंडिगो के साथ अगर किसने 10 साल पहले इन्वेस्ट किया रहेगा, ही इज मेकिंग गुड रिटर्न्स, तो उसको जो अच्छे वाले रिटर्न्स मिल जाएंगे। बट जो नए एम्बिशन से आ रहे कि मुझको इतना एक्स करना है, तो वो मुश्किल हो जाएगा। तो लेट्स से अब जैसे अगर मैं एज एन इंडिविजुअल, मैं अपने 30s में हूँ एंड अब मेरी इनकम थोड़ी सब्सटैंशियल हुई है जॉब में, लेट्स से मैं 75,000 रुपए के आसपास कमाती हूँ। तो अब मुझे अपनी इन्वेस्टमेंट जर्नी कैसे, एंड आई एम अ फर्स्ट टाइम इन्वेस्टर, मैं पहले नहीं करती थी एसआईपी या कुछ भी, तो मैं अपनी इन्वेस्टमेंट जर्नी कैसे प्लान करूँ कि मैं इतना अमाउंट अपने इन्वेस्टमेंट के लिए रखूँ? क्या मुझे इमरजेंसी फंड भी बिल्ड करना चाहिए इस टाइम से, या वो बाद में करूँ? तो कैसे मैं अपनी इन्वेस्टमेंट जर्नी प्लान कर सकती हूँ? अगर आप थोड़ा मुझे आपको मैं एक सवाल डिटेल पूछता हूँ करके बताओ। कि समझे, आपको स्कूटी चलानी आती है? हम्म। आती है। तो आप जब चला रही थी, जब सीख रही थी चलाना, तो कौन से स्पीड पे आप सीख रही थी? मेरी 30-20 ऐसे 70-80 पे 40। क्यों नहीं किया आपने? कॉन्फिडेंस नहीं था, गिर सकती थी। गिर सकती थी, राइट? अभी लोग क्या करते हैं ना, यही कॉन्फिडेंस लेके स्टॉक मार्केट में आते हैं। वो क्या करते हैं, वो सीख रहे स्टॉक मार्केट में, मगर कौन से स्पीड पे सीख रहे? 70-80 का, यानी वो एफएनओ में जाएंगे, वो स्टॉक्स में जाएंगे, जो चीज की पता नहीं है। और आपके सबसे ज्यादा गिरने के चांसेस कब होते हैं? जब आप सीख रहे हो, राइट? व्हाट इज, आप स्कूटी से सबसे ज्यादा परसेंटेज चांसेस कब है? आप जब सीख रहे हो, एक बार सीखने के बाद आपने, तो जब आप सीख रहे हो ना, तो आपको आपकी इन्वेस्टमेंट बहुत कम रखनी है और आपको वहां करनी है जहां प्रोफेशनल्स हो। आप जब डायरेक्ट इक्विटी में जाओगे तो आप यहां फंस सकते हो और मेजोरिटी लोग यहां ही पैसा गवाते हैं। सेकेंड, अगर आपकी 75,000 रुपीज की अभी इनकम है, तो आप 25,000 रुपीज की अगर आप इन्वेस्टमेंट करते हो हर साल और इसे 10% से इंक्रीज करते हो, इमेजिन यू आर लाइक 30 फॉर नेक्स्ट 25 ईयर्स, सो 55 ईयर्स के बाद हर साल के बाद अगर 10% से इंक्रीज करते हो और जो एम्फी का रिटर्न है 12.68 ये परसेंट से ग्रो होती, तो भी आपके पास 11 करोड़ हो जाएगी। अगर आपके पास 11 करोड़ होते एट द एज ऑफ 55, तो आप हर महीना अराउंड 6 to 7 लाख रुपीज लाइफ लॉन्ग पेंशन ले सकते हो। अभी बहुत लोग बोलेंगे 11 करोड़ कम है, इन्फ्लेशन के बाद उसकी वैल्यू अराउंड
3-4 करोड़ 4 होगी तो करोड़। ज्यादा पैसा लगाओ। आप गोल्ड में लगाओगे तो भी आपका इन्फ्लेशन बीट, बिकॉज इन्फ्लेशन का तो इम्पैक्ट सब जगह होने वाला है। तो अगर आप 25,000 रुपीज से इन्वेस्टमेंट शुरू करते हो और धीरे धीरे बढ़ाते हो तो ट्रस्ट मी, यू विल मेक सब्सटैंशियल अमाउंट ऑफ मनी विच कैन सफाइस यू थ्रू आउट योर हाँ, लाइफ। मे बी जब आप 40 साल के हो आप 10% मत करो, आप 20% डाल दो, आप अपना स्टेप अप बढ़ा दो, क्योंकि आपकी इनकम भी तो बढ़ेगी उस हिसाब से। बट क्या एक इमरजेंसी फंड भी इतनी जल्दी बनाना जरूरी है? इमरजेंसी फंड होना चाहिए। आई विल टेल यू व्हाई, बिकॉज आपको पता नहीं, इमरजेंसी फंड एटलीस्ट 6 मंथ्स का आपके पास बफर होना चाहिए। प्लस आपके पास दो इंपॉर्टेंट चीजें, देखिए, इन्वेस्टमेंट इज सेकेंडरी, राइट? वी आर मिसिंग द पॉइंट इन टर्म्स ऑफ मेडिक्लेम एंड इंश्योरेंस। अभी जो मैंने 11 करोड़ का, अभी इमेजिन कीजिए आपकी एज 30 है, आफ्टर 55 वी आर एक्सपेक्टिंग कि आपका 11 करोड़ हो जाएगा। अगर यही 25,000 की SIP 12.68 की जगह 15% से ग्रो होती है तो आपके पास 15 करोड़ होगी। पर वो फ्यूचर की बात है, होंगे नहीं होंगे। बिल्कुल। पर अगर 2 या 3 साल के बाद कुछ अनहोनी होती है तो फिर क्या होगा? बिकॉज अगर मेरी फैमिली मेरे ऊपर डिपेंडेंट है तो यहाँ मेडिक्लेम और इंश्योरेंस, टर्म इंश्योरेंस आना बहुत इंपॉर्टेंट है, बिकॉज ये आपके लाइफ को प्रोटेक्शन देती है। खास करके जो वर्किंग पर्सन है उसका होना ही है। बिकॉज अगर आप प्लानिंग कर रहे हो, आपको लग रहा है यार 15, 20, 25 साल के बाद मेरे 15 करोड़ हो जाएंगे, 20 करोड़ हो जाएंगे, वो बनेंगे, बने नहीं है, पर इसके बीच में कुछ हुआ तो इमरजेंसी फंड आपको, इनकेस आपका जॉब चला जाता है या कुछ हो जाता है जहां की आपकी इनकम बंद हो जाती है, तो 6 महीने की होनी चाहिए। पर बाकी के लिए टर्म और मेडिक्लेम ये नॉन नेगोशिएबल है। इनफैक्ट आप आपकी म्यूचुअल फंड की SIP बाद में शुरू करो, ये पहले करो। बिकॉज अगर मुझे कुछ होता है, आई टेल यू, आई गिव एन एग्जांपल। हमारे एक क्लाइंट है, उनके पिताजी गुजर गए एंड ही वाज जस्ट लाइक 80, ही इज डूइंग हिज इंजीनियरिंग आई गेस। तो उनके पिताजी के टर्म की वजह से उनको कुछ 1.5 या 1.25 करोड़ मिले। इमेजिन कीजिए उनको SWP के थ्रू हर महीने 70 या 80,000 रुपीज आ रहे, जस्ट बिकॉज आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट उन्होंने SWP, कीप इट असाइड, उनके पिताजी ने सही प्लानिंग की। अगर वो उन्होंने टर्म इंश्योरेंस नहीं निकाला होता तो, और ये प्रे करो कि आप जो टर्म निकालते हो वो पूरा पैसा बेच जाए और आप जिंदा रहो और आपके अब ये फैमिली। बहुत सारे लोग ना टर्म इंश्योरेंस को कभी कभी इन्वेस्टमेंट की तरफ भी देखते नहीं नहीं, हैं। दे डू थ्रू यूलिप्स एंड दिस इज अ हाँ, डिजास्टर। यूलिप से एग्जैक्टली। नहीं, सी, टर्म इज टू योर प्रोटेक्शन। अबे आप सोचे ना, उनके पिताजी, आज उनको वैल्यू पता है टर्म इंश्योरेंस की, कि उनका पिताजी अगर टर्म इंश्योरेंस नहीं करता था तो उनका सर्वाइवल डिफिकल्ट था। आज उनको हर महीने घर बैठे 80-90 हजार रुपए मिल रहे हैं। दिस इज, अभी यू हैव टू गिव क्रेडिट टू हिज फादर, उन्होंने टर्म इंश्योरेंस निकाला। और मेडिक्लेम में भी क्या होता है ना, मैं बहुत बार देख रहा हूँ लोग पर्सनल लोन लेते हैं। मैंने, आपने क्यों लोन लिया पर्सनल लोन? हम लोग का ना मेडिक्लेम नहीं था तो बड़ा खर्चा आ गया, 5-6 लाख। अभी एक बार आप हॉस्पिटल का दर्शन ले लेते हो ना तो आपका लाख रुपए का तो बिल बन जाता है। अगर आपका उतना वेल्थ ही नहीं है तो आप अगर आपने मेडिक्लेम नहीं निकाला और आपको कुछ इमरजेंसी में हो गया तो आपने जो वेल्थ बनाई है ना म्यूचुअल फंड के थ्रू, थोड़ी वो भी चली जाएगी। तो पहला मेडिक्लेम होता है, टर्म होता है, देन कम्स इन्वेस्टमेंट। और इसी जर्नी में, जैसे मैंने कहा मैं 30 की हूँ और 75,000 से इन्वेस्ट करी, इसी जर्नी में कभी कभी क्या होता है, मेरे को घर भी बनाना है, क्योंकि इमोशनल कनेक्ट है। अब कुछ कंजम्पशन के लिए करते होंगे, कुछ इन्वेस्टमेंट के लिए करते होंगे, बट अगर मुझे घर भी बनाना है इस जर्नी में, तो फिर मैं अपनी प्लानिंग कैसे करूँ? क्योंकि वो एक सबसे बड़ा इन्वेस्टमेंट होता है एसेट में, जो ज्यादातर लोगों को डेट में ले चलता है या लोन के उसमें ले चलता है। तो कैसे उसकी प्लानिंग करी जाए फिर? क्योंकि अगर मुझे 40 साल में लेट से घर बनाना है, तो क्या वो इनकॉर्पोरेट हो सकता है इसमें? पहला सवाल ये है कि घर क्या आप अफोर्ड कर सकते हो? अभी अफोर्ड का बात ये नहीं कि बैंक आपको लोन दे रहे तो आप अफोर्ड कर पा रहे हो। अगर आप की सैलरी 1 लाख रुपए और आप 50 लाख का लोन, 50 लाख का घर अफोर्ड कर सकते हो, यानी 50,000 का अगर EMI जाता है तो भी बाकी की चीजें से आपका चल सकता है। अभी प्रॉब्लम क्या है लोगों की, 1 लाख की सैलरी और वो 1 करोड़ का घर लेते हैं। वहां क्या होता है ना, देखो, आप फाइनेंस से मैनेज कर सकते हो, पर जो स्ट्रेस आता है ना फाइनेंस की वजह से, वो भी मैनेज करना है। तो ये समझना है कि पहले क्या मैं वो घर अफोर्ड कर सकता हूँ, अगर नहीं तो मैं रुकता हूँ और उसको सही तरीके से इन्वेस्ट करता हूँ। अगर मैं उसको सही तरीके से इन्वेस्ट करूंगा तो 10 साल के बाद अच्छा खासा। ऐसी प्रॉब्लम किधर हो रहा है ना, पीयर प्रेशर और फैमिली प्रेशर में हो रहा है। फैमिली वाले बोलते हैं कि घर रहना चाहिए तो हम बिना सोचे घर ले लेते और पूरी जिंदगी EMI भरते। अभी आप 1 करोड़ का घर लेते हो तो उसकी वैल्यू 20 साल के बाद कितनी होती है? 2 करोड़ अज्यूम कीजिए। पर आपने बैंक को भी 2 करोड़ ही लिए तो हम लोग खुश हो जाते हैं, यार मेरा 1 करोड़ का घर 2 डबल हो गया। नहीं, आप ठीक से कैलकुलेट करो, आपने बैंक को भी 2 करोड़ दिए, टोटल जो आपने पैसा दिया, तो आज घर की वैल्यू उतनी ही है। तो हमको ये ट्रैप में नहीं फंसना, आपको पहले आइडेंटिफाई करना है कि ये घर आपके बजट में है, इन शॉर्ट आपके औकात में। अगर नहीं है तो वेट करना सीखो।
ठीक से प्लानिंग करो। अगर आप ठीक से प्लानिंग करोगे तो आप 10 साल में अच्छा घर ले सकते हो विदाउट फाइनेंशियल प्रेशर। तो कैन यू ब्रेक डाउन द प्लानिंग कि अगर कैसे? I'll give you the planning। हाँ, ये देख लीजिए, अगर यहाँ मेरी 20 ईयर्स की एज है, अगर सैलरी 75,000 रुपीज है, फ्लैट की कॉस्ट 60 लाख रुपीज है, तो मैं 10 लाख का डाउन पेमेंट करता हूँ, 6 लाख का डाउन पेमेंट कर रहा हूँ, लोन 54 लाख का, जिसके ऊपर मुझको ईएमआई आएगा 43,000 रुपीज। जो डाउन पेमेंट दे रहा हूं ना मैं यहाँ 6 लाख रुपीज, रजिस्ट्रेशन कॉस्ट 3.5 लाख रुपए पकड़ लीजिए, इंटीरियर के ऊपर आपने कुछ 5 लाख रुपए खर्चा किया और मंथली मेंटेनेंस 5,000 रुपीज है। अगर यही मैं एसआईपी करता हूँ ईएमआई प्लस मेंटेनेंस, बिकॉज ईएमआई तो मैं बैंक को दे रहा हूँ और मेंटेनेंस भी दे रहा हूँ, तो जब आप रेंट के ऊपर घर खरीदते हो तो ना आपको सिर्फ रेंट दे रहे हो, ना आपको ईएमआई दे रहा है, ना मेंटेनेंस। तो ये 40,000 रुपीज की अगर मैं एसआईपी करता हूँ, ये 12% से ग्रो होती है, तो इसकी ही वैल्यू बनती है 1,09,00,000 रुपए। अभी 60 लाख के घर कितने साल में ये बनती है? ये 10 साल में बात कर रहा हूँ, ठीक है। ओके, मैं 10 साल के बाद। तो अगर 60 लाख की घर की कीमत कितनी हो जाएगी? 1 करोड़ हो जाएगी, 1 करोड़ 20 होगी, उसके ऊपर नहीं होगी। बस प्लस जो आपने डाउन पेमेंट किया है ये भी आप इन्वेस्ट कर रहे हो, ये 12% से अराउंड 18 लाख रुपए होता है, रजिस्ट्रेशन, ये सब पकड़ के मोटा मोटी अगर सिर्फ 12% के रिटर्न मिलते हैं, जो कि एमफी बोलती है, तो भी आपके 1.5 करोड़ हो जाते हैं। अभी आप एक बात बोलिए, आपने 60 लाख का घर की कीमत कितनी होगी? 1 करोड़ 20 होगा, 1 करोड़ 30 होगा, तो भी आप अगर अज्यूम कीजिए आपके पूरे 1.5 करोड़ खर्चा हो गए, मगर आपने ये पूरा घर खरीदा सिर्फ 10 साल में, अंडरस्टूड, राइट, विदाउट ईएमआई प्रेशर, विदाउट एनीथिंग। तो बस बाय डिलेइंग द डिसीजन बाय 10th। स्मार्टली डूइंग, आपको प्रेशर में नहीं है ना। लोग क्या कर रहे हैं ना कि घर एक ऐसा चीज है ना कि वो पूरे तरह से उनको एक बहुत बड़ा फाइनेंशियल सेटबैक मिल जाता है, जहां की वो अगले 20 साल तक सिर्फ लोन ही भरते रहते। तो ये ट्रैप में नहीं फंसना, आपको ठीक से प्लानिंग करते हो तो आपका घर भी होगा, कम टाइम में होगा और फाइनेंशियल स्ट्रेस भी नहीं होगा। इसके लिए आपको ना बात, अभी आई विल गिव एन एग्जांपल। फ्यू डेज बैक गाय फ्रॉम बैंगलोर कॉल्ड मी अप, वेरी इंटरेस्टिंग स्टोरी। बोला सर, मतलब क्यों, मुझको लगा कुछ काम है। बोला नहीं सर, मुझको ना घर लेना है, तो आपके साथ डिस्कस करना है। तो मतलब आपको घर कभी लेना है? मतलब 2 साल के बाद। मतलब वेयर डू यू वर्क? आई वर्क इन बैंगलोर। तो मतलब कितने का कॉस्ट है? ये XYZ। और मेरे पापा पीछे पड़ गए, आप घर ले लो, और हिज फादर वांट्स टू टाई हिम अप विद ईएमआई। तो बोला सर मुझे ना समझ में नहीं आ रहा क्या करूं। तो मैंने उसको पूछा, आप जिंदगी भर बैंगलोर में रहने वाले हो या आप दूसरे? चांसेस है आई विल मूव टू हैदराबाद। तो फिर आप ये घर बेचोगे, बिकॉज यहाँ एक बहुत बड़ा कॉस्ट आता है। 1 करोड़ के घर में 10 लाख का जीएसटी देते हो, जो कि गवर्नमेंट को जाता है, ना आपके वैल्यू में ऐड होता है, ना बिल्डर के वैल्यू में ऐड होता है, राइट। तो एक बहुत बड़ा कंपोनेंट है जो लोग को समझ में नहीं आता। प्लस मैंने उनको बोला आपकी शादी हो गई? नहीं। तो ऑफकोर्स 2 साल के बाद शादी करेंगे। तो मैंने उनको कहा 5 साल तक घर मत खरीदो। उसने बोला 5 साल तक क्यों? शादी के बाद तो खरीदना चाहिए। देखिए, शादी 2 साल तो आपकी वाइफ आएगी, राइट। आपको पता नहीं आप बैंगलोर में रहने वाले हो, हैदराबाद में रहने वाले हो। इट्स बेटर यू स्टे लिक्विड। शादी होने के बाद क्या होता है ना, इमोशंस बहुत ऊपर नीचे होते हैं। बिकॉज क्या होता है, पहले बहुत प्यार होता है, बाद में झगड़ा होता है। तो 2 साल दोनों की अंडरस्टैंडिंग बैलेंस होने को जाती है। मतलब जब आपकी अंडरस्टैंडिंग बैलेंस होगी ना, उसके बाद आप घर लेने का सोचो, तब तक रोन पे रहो। बिकॉज उधर क्या होता है, ये बोलेगी मुझे बैंगलोर ही नहीं पसंद, मुझे हैदराबाद, मुझे यही लोकेलिटी पसंद नहीं है, और आप बाद में बोले यार फंस गया। और ये ऐसा नहीं है ना कि आपने दुकान से कुछ चीज लाई जो आप वापस करना चाह रहे हो, राइट। ये कोई एसी या रेफ्रिजरेटर नहीं है, दिस इज एन हाउस। सो जितना डिले करोगे, और तब आपको लेना है जब हस्बैंड वाइफ दोनों इमोशनली स्टेबल। एट दैट टाइम यू मेक अ राइट डिसीजन, बिकॉज आप देखते हो लोग क्या गलती कर रहे हैं, मुझे क्या गलती नहीं करनी है। तो मैंने उनको बोला था आप 5 साल तक घर मत खरीदो, और ये आपके वाइफ, होने वाले वाइफ को भी एक्सप्लेन करो द लॉजिक बिहाइंड व्हाई आई एम नॉट बाइंग द हाउस राइट नाउ। वंस यू सेटल डाउन इमोशनली, इसीलिए मैंने कहा माइंडसेट क्यों इंपॉर्टेंट है। बिकॉज क्या होता है, चलो मैंने ये लोकेलिटी में घर लिया, हमारी वाइफ को लोकेलिटी एंड शी इज क्रीपिंग अबाउट इट, वो कुछ बोल नहीं रही, एंड दैट फ्लोस इनटू योर डेली फैमिली थिंग, जहां नेगेटिविटी आती। तो जब आप सोच समझ के एक पेज पे आके डिसीजन ले दो, इसीलिए जब भी हम लोग फाइनेंशियल कंसल्टिंग करते हैं, आई ऑलवेज टेल, अगर आपकी हाउस वाइफ, अभी वाइफ हाउस वाइफ है, प्रॉब्लम नहीं, टेक हर ऑन द पेज, because you both have to be on the same page. There is where you take good decision, and then these decisions are very long lasting, because दोनों की अंडरस्टैंडिंग एक है। दोनों बोलते नहीं हमको ये कर, माइट बी वो ए करे या बी करे, पर दोनों मिलके डिसीजन लेते हैं। तो वरना क्या होता है कि हस्बैंड ने ही हैड अ कॉन कॉल विथ मी, और वाइफ को पता नहीं यार किससे बात कर रहा है, शी इज ऑलवेज आर्ग्यूइंग, नहीं यार ये फालतू होगा, वो फालतू होगा। जब दोनों एक पेज पे आते तो जो भी डिसीजन लेते सोच समझ के लेते। तो अभी तक आपने जब घर की बात की कि मेरी अपनी कंजम्पशन के लिए आई एम गोइंग टू स्टे इन द हाउस, बट अगर मुझे इन्वेस्टमेंट पर्पस से लेना है तो गलती से भी मत करो। I'll tell you what is a real estate yields यार, 2.5 to 3%. हाँ, You're रेंटल तो screwing इतना up. आप I'll tell you
कितने सारे लोग SWP कर रहे हैं, सिंपल है। मुंबई में 1 करोड़ का घर है, आपको मैक्स 25,000 to 30,000 रेंट मिलता है, राइट? ठीक है, उसमें ब्रोकर को देना है, आपको मेंटेनेंस देना है, बराबर। रजिस्ट्रेशन वगैरह भी होता। प्लस कुछ टाइम के लिए 2-3 महीना आपके पास टेनेंट नहीं होता, टेनेंट ने कुछ किया, घर का रिपेयर है, आपको SWP करते हो हर महीना 60,000 रुपए आता है बिना टेंशन का, प्लस वो ग्रोथ मिलती है। अभी लोग बोलेंगे घर की कॉस्ट भी तो बढ़ जाती है ना, मतलब जो वैल्यू होती है वो बढ़ जाती है, तो SWP में भी तो वैल्यू की ग्रोथ मिलती है, तो मुझे क्यों पढ़ना है? आपको क्लैरिटी होनी चाहिए, जैसे आपने कहा कि जो मैं घर खरीद रहा हूँ ये कंजम्पशन के लिए खरीद रहा हूँ कि इन्वेस्टमेंट के लिए। अगर कंजम्पशन के लिए खरीदता हूँ, वेल एंड गुड, बिकॉज मेरा ये मानना है घर होना चाहिए, बिकॉज आपके इमोशन जुड़े हैं ना वहां। आई कैनॉट से आप म्यूचुअल फंड में पैसा लगाओ और यहाँ वहां भाड़े से रो, नहीं, बिकॉज घर एक ऐसी जगह रहा, एवरीबडी वांट्स टू गो बैक देयर, राइट? आपका कितना भी स्ट्रेसफुल डे, व्हेन यू गो बैक टू योर हाउस ना, यू आर द किंग, राइट? वो फीलिंग होनी चाहिए, वो ओनरशिप की फीलिंग होनी चाहिए। तो घर कंजम्पशन के लिए इज वेरी गुड, बट जब वो इन्वेस्टमेंट के लिए, तो आप खुद ही कैलकुलेशन करके देखो, इट डजंट मेक एनी सेंस। आई विल टेल यू, गिव एन एग्जांपल। आई मूव टू अ न्यू हाउस, सो माय मॉम वाज लाइक, नहीं वो पुराना घर रहने दो, आपको रेंट आएगा। तो मम्मी को बोला दैट द कॉस्ट ऑफ द हाउस वाज अराउंड 85 lakhs 1 BHK। मैं मम्मी को पूछा, मम्मी इसको डबल होने के लिए कितना टाइम लगेगा? तो शी वाज लाइक 15 से 20 साल जाएंगे। तो चलो अज्यूमिंग 15 ईयर्स में डबल होगा, तो 85 lakhs का कितना होगा? 170 या 2 करोड़ हो जाएगा 15 साल में। यही मैं अगर 12% से या 14% से करता हूं तो 6.5 से 7 करोड़ होते। मम्मी ने बोला चुपचाप बेच दो, बिकॉज व्हेन आई मूव टू न्यू हाउस, वो मेरा इन्वेस्टमेंट हो गया और नया वाला घर कंजम्पशन हो गया। तो हमको क्लैरिटी होनी चाहिए, आप घर किसके लिए खरीद रहे हो? कंजम्पशन के लिए खरीद रहे हो या इन्वेस्टमेंट के लिए? इन्वेस्टमेंट के लिए आप कौन सा भी क्राइटेरिया लगाओ, रिटर्न्स नहीं आएंगे। इन्वेस्टमेंट, ऑफ कोर्स घर में पैसा कमाता है बिल्डर, कमाता है, और गवर्नमेंट। ठीक है, अभी एक और टॉपिक जो बहुत जैसे चल रहा है वो है, जैसे आप भी इंस्टाग्राम पे हो, आप भी कंटेंट बनाते हो, और बहुत इन्फ्लुएंसर्स हैं जो कंटेंट बनाते हैं, ऑफ कोर्स कंसल्टिंग भी करते हैं। तो कहाँ एक लाइन ड्रॉ होती है कि कहीं प्रोपोगेंडा है और कहीं असली एजुकेशन है? और क्योंकि सेबी बहुत स्ट्रिक्ट है अब इस मामले में, तो बिकॉज ऑफ सेबी रेगुलेशंस क्या ऑपरेट करना मुश्किल हो गया है आप जैसे लोगों के लिए एक्चुअली? आई टेल यू, डेफिनेटली ऑपरेट करना मुश्किल हुआ है, बट आई थिंक यू शुड बी वेरी थैंकफुल टू सेबी, बिकॉज सेबी लार्जर ऑडियंस का सोच रही है। अभी जो लोगों को ये फील्ड में, आई एम इन दिस फील्ड फॉर ऑलमोस्ट 20 years, सो ये मेरा बिजनेस है, आई ट्राई द वे टू फाइंड आउट, बिकॉज मुझे लॉन्ग लास्टिंग इंप्रेशन करना है, ऐसा नहीं है स्कैम करना और निकल जाना है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट था, बिकॉज लोगों को बहुत तरीके से स्कैम किया जा रहा है। 600 करोड़ के स्कैम बाहर आ रहे हैं, कैन यू इमेजिन लोगों को कौन से लेवल पे स्कैम किया जा रहा है? तो ये रेगुलेशंस नीडेड है, पर कहाँ ना कहाँ ऑडियंस को ज्यादा स्मार्ट होना बहुत इंपॉर्टेंट है, बिकॉज ऑडियंस से है ना, दे आर गोइंग बिहाइंड द लाइफ स्टाइल, दे आर नॉट गोइंग बिहाइंड वैल्यू क्या मिल रही है। तो जो बेवकूफ कौन बन रहे हैं? बिकॉज पीपल दोस हु आर चूजिंग वैल्यू ओवर लाइफस्टाइल ओवर द वैल्यू। जो लोग वैल्यू देखेंगे विल ऑटोमेटिकली फाइंड अ राइट वे। आपको बताया जा रहा है आप मेरी तरह करो और मेरी तरह गाड़ी ले सकते हो, ऐसा पॉसिबल है क्या? आपने कितना टाइम काम किया, आप बताइए, हाउ लॉन्ग डिड यू वर्क, व्हाट इज योर? 10-12 साल किया अभी। आपने मर्सिडीज ले ली अभी? ऑफ कोर्स एस्पिरेशन है ना। हाँ। तो इज इट सो इजी? नहीं नहीं, ऑफ कोर्स नॉट। नॉट। सो फिर ट्रेडिंग करके कौन, आई मीन जो बड़े बड़े, आप कितने बड़े ट्रेडर्स लोगों का नाम पता है आपको? वॉरेन बफे वाज ए इन्वेस्टर, राकेश झुनझुनवाला इज ए इन्वेस्टर कम ट्रेडर, विजय केडिया इज ए इन्वेस्टर, रामदेव अग्रवाल इज ए इन्वेस्टर। तो इन्वेस्टिंग में पैसा बना है, और जो आपको फटाफट बोल रहे हैं उनका फटाफट पैसा बन रहा है, जो लोग देख रहे हैं उनका नहीं बन रहा है। आज तक कितने, आई हैड सीन पीपल कमिटिंग सुसाइड, आई एम नोन पीपल जो फटाफट, तो फटाफट सिर्फ बेवकूफ बनता है, पैसा नहीं बनता, समय देना पड़ेगा आपको। पर इसका क्या सोल्यूशन है सर? क्योंकि सोशल मीडिया एल्गो तो व्यूज और बूस्ट उसी चीज को करी जहां पे अगर मैं लिख रही हूँ कि 10x रिटर्न मिल रहा है या मिलियन, दिस स्टॉक विल मेक यू मिलियनेयर, पर जहां अगर आपने रील बनाई कि इस इंडेक्स फंड में 30 साल रहो, वो वाला तो चलता ही नहीं है। नहीं, बिकॉज आई टेल लोग, सी वो ना एल्गो इंस्टाग्राम, वो वर्डिंग्स के ऊपर नहीं होता, एल्गो किसके ऊपर होता है? अगर अरे यार ये 10 साल में 10 गुना बना रहा है, तो व्हाट आई डू इज मैं 4 फ्रेंड्स को भेजता बिल्कुल हूं, शेयर और करोगे आप। एल्गो क्लिक हो जाता है उनका, राइट? तो लोगों को शॉर्टकट मनी चाहिए। अगर आप उनको लॉन्ग टर्म बोले यार क्या बकवास है, दे विल गिव मी एन एक्सप्लेनेशन, सर आपको पता है इन्फ्लेशन क्या होगा, आप बोल रहे 10 करोड़ बनेंगे, इसकी वैल्यू क्या होगी? अरे मतलब यहाँ तो आपके पैसे जीरो हो रहे हैं ना, वो तो समझो।
तो बेसिकली लोग पीपल आर चेसिंग द रिटर्न, दैट व्हाट आई एम सेइंग। आप यहाँ पैसा बनने के लिए, रईस बनने के लिए मत आओ, आपकी फैमिली प्लान, आपकी प्लानिंग करने के लिए, फाइनेंशियल प्लानिंग, कि मुझे अगर मैं 13-14% से ग्रो होता हूँ, अगर मेरे 15 करोड़ बन रहे हैं, तो मेरी जो रिटायरमेंट है आराम से बिट सकती है। सो व्हाई शुड आई चेस? पीपल आर चेजिंग द रॉन्ग थिंग, दैट इज रिटर्न्स। सो यू आर गोना गेट जीरो रिटर्न्स। कभी आपको रिग्रेट हुआ कोई, नॉट रिकमेंडेशन पर आपने किसी चीज की बात करी हो और वो चीज बहुत बार नहीं? होता है। I'll tell you, they bash you left right center। मतलब बहुत बार मैं ना, अभी आई हैव स्टॉप डूइंग दैट नाउ। हाँ. मैं स्टॉक के बारे में बोलता हूँ, देन व्हेन आई गो आउट ऑफ माय वे टू प्रूव कि यार नहीं नहीं ये अच्छा था, और जब वो स्टॉक नीचे आता है ना, तो हर कमेंट में वही आता है, पीपल लाइक टेक यू लेफ्ट राइट सेंटर। तो अभी मैंने वो बंद किया है। और उसमें ऐसा नहीं है कि जेन्युइनली कुछ मेरे मिस्टेक्स भी होती है, बट आई गिव इट विथ वेरी ऑनेस्टी। देखिए, जब तक मैं लोगों को साफ दिल से बात कर रहा हूँ, आई एम फाइन विथ इट। अगर मैं स्कैम करनी, मतलब जो चीज के ऊपर मेरा भरोसा नहीं है, मेरा पैसा लगा नहीं, और वो चीज मैं लोगों को बोल रहा हूँ, देयर इज द प्रॉब्लम। और बहुत बार मैंने जो चीजें की वो गलत भी हुई, और आई डू रिग्रेट दैट। सो होता है, बट दैट इज पार्ट एंड पार्सल। अच्छा, आपने भी जैसे अभी कहा कि डायरेक्ट इक्विटी जब करो तो आप ज्यादा पैसा बना सकते हो, फॉर श्योर। अब देयर आर टू मोड्स, देयर इज डायरेक्ट प्लान्स भी हैं, रेगुलर प्लान्स भी हैं, बट वी ऑल नो के यू नो इन डायरेक्ट प्लान्स यू सेव अबाउट आई डोंट नो 0.5-1% ऑफ द कमीशन एक्सेट्रा दैट गोज। और जब आप इसको 30 साल के लिए एसआईपी करते हो तो आपको वो फिगर बहुत बड़ा होता है, बट फिर भी हम ये नहीं करते हैं। व्हाई इज दैट? मतलब I'll give very interesting example। कभी अननेसेसरी फीस देना क्यों पसंद है हमको? I'll tell you, 2010 में जीरोडा के बिफोर दैट, डू यू नो व्हाट वाज द ब्रोकरेजेस? अगर आप 1 करोड़ का डिलीवरी लेते हो इक्विटी में, तो अराउंड 5,000 रुपए था। अच्छा. एंड जीरोडा ने सीधा 20 रुपीज फ्री कर दिया डिलीवरी, जीरो, फ्रॉम 5,000 टू जीरो। तो बेसिकली इतनी बड़ी कॉस्ट बनने के बाद, मतलब मैं जब ट्रेडिंग करता था, तो अराउंड निफ्टी का लॉट भी अराउंड 200 रुपीज पर लॉट था, अभी 20 रुपीज है। तो इतनी बड़ी कॉस्ट जब बचती है, तो आप पैसा कमाना चाहिए ना, पर कोई किसी ने भी पैसा नहीं, बिकॉज आपको वहाँ स्पेशलाइज स्किल लगती है। सो इट्स अबाउट द माइंडसेट। जो एक्चुअल रिटर्न से और जो इन्वेस्टर गैप में ना, माइंडसेट का गैप आता है। लोगों का माइंडसेट ही नहीं बना। अभी जब ये टाइम पे हमारे पास लोग आते हैं, बोलते कि ये सर रिटर्न्स नहीं बन रहे, तो आई टेल देम दिस इज वन ऑफ द बेस्ट ईयर बॉस, कीप इन्वेस्टिंग, व्हाट आर यू डूइंग? सेल लगा, आपको चीजें हर महीने सस्ते में मिल रही है। जब वो क्लाइंट सुनता है ना, तो वो बोलता है नहीं आप सही बोल। उनको कोई तो गाइडेंस करने वाला होना चाहिए कि जो यू आर ऑन राइट ट्रैक, यू आर ऑन राइट प्रोसेस। देखिए, आप जब एक कॉर्पोरेट में काम करते हो, हर साल प्रमोशन नहीं मिलता ना आपको, 3-4 साल। तो True. आपने जो 3 साल में बिना प्रमोशन के गए, वो बुरे थे क्या? नहीं, यू आर बिल्डिंग अप टू दैट, राइट? तो ये माइंडसेट गैप है, और यहाँ ही लोग फंस जाते हैं। लोगों को क्या लगता है, हर साल 2022 या 23 जैसा होना चाहिए, जहां मार्केट इज जस्ट टेकिंग ऑफ। तो यहाँ ही तो हैंड होल्डिंग लगती है ना। एंड देयर इज द रीजन व्हाई पीपल आर नॉट मेकिंग मनी। आई विल टेल यू, पीपल आर डूइंग डायरेक्ट म्यूचुअल फंड, डायरेक्ट इक्विटीज, स्टिल नॉट मेकिंग मनी, बिकॉज उनके पास वो माइंडसेट पता की ही नहीं. बैंडविड्थ नहीं है। अब जब स्टॉक, आई टेल यू, वन ऑफ माय स्टॉक इज डाउन 50-60% होगा, बट इसीलिए मैंने रूल्स फॉलो किए। एक परसेंटेज एलोकेशन था, राइट? मैंने पूरा पोर्टफोलियो उसमें नहीं लगाया। आप ये जब कैसे कर सकते हो? आपने कितना एलोकेशन किया? मैंने कम परसेंट का एलोकेशन किया है। अगेन, वो स्टॉक क्यों नीचे आया, उसके पीछे का लॉजिक पता ही है। अभी क्या मुझे वो स्टॉक में और पैसे लगाने या नहीं लगाने, ये सब जब चीजें पता होती है ना, आई टेल यू, लास्ट के 15 या 20 दिन में माय पोर्टफोलियो इज डाउन बाय 50 lakhs। दैट इज फाइन, आ जाएगा ऊपर। जैन फेब में माय पोर्टफोलियो इज डाउन बाय 2.3 करोड़। फाइन, वो आ गया ऊपर, अभी वहां से वापस 50। सो ये उतार चढ़ाव होते हैं। जब आपके पास एक्सपीरियंस होता है ना, तो आपको पता है कि प्लेन थोड़े दिन में टेक ऑफ रहने वाला है, मुझे बैठे रहना। जो सीट की पेटी है वो बांधे रखनी है। तो बेसिकली आप कह रहे हो कि ये पैसा जो आप दे रहे हो, इट्स ओके, क्योंकि आपको राइट गाइडेंस मिलेगी, आप उससे आप और बना लोगे। आपको मैं एक सिंपल चीज बताता हूँ कि आप मुंबई पुणे एक्सप्रेस हाईवे से जा रहे हो, 80 अगर 80 का स्पीड से जाते हो तो आपको 3 घंटा लगते पुणे में जाने के लिए। अगर 150 का स्पीड से लगते हो तो आपको 3 की जगह शायद 2-2.25 घंटे लगेंगे। पर चांसेस क्या है, यू विल क्रैश आउट 150 में। रीचिंग द डेस्टिनेशन इज मोर इंपॉर्टेंट, राइट? तो हम लोग वही बोलते, डोंट चेज द रिटर्न। आपको अगर प्लान बनाओ 13-14% के हिसाब से, अगर आप 15 करोड़ बना सकते हो, और 15 करोड़ आपको 20 या 30 साल के बाद इन्फ्लेशन को पकड़ के सफिशिएंट रह सकते हो, देन व्हाई आर यू चेजिंग इट? ऑब्जेक्टिव इज नॉट टू मेक बिग मनी, ऑब्जेक्टिव इज मेक मनी जो मुझको सेफली बने,
प्लस मुझे जिंदगी भर रहे विदाउट टेंशन। अब लोग क्या कर रहे हैं, पीपल आर चेजिंग रिटर्न्स एंड दैट इज द ट्रैप दे आर फॉलोइंग इनटू। एक बहुत डिबेट इंडिया में चल रही है विच इज ऑन एक्टिव वर्सेस इंडेक्स फंड्स, किस में इन्वेस्ट करना चाहिए। तो द क्वेश्चन यहाँ पे ये है कि जो एक्टिव फंड मैनेजर्स हैं, क्योंकि हम इतनी फेयरली वी आर, हम बहुत ओल्ड मार्केट नहीं है, तो क्या वो एक्सपेंस रेशियोज जस्टिफाई करते हैं, या जो नया इन्वेस्टर या यंग इन्वेस्टर आता है मार्केट में उसको एसआईपी करे, निफ्टी 50 में करे और भूल जाए और करता रहे। अभी मैंने आपको पहले 2 एग्जांपल्स बताए थे, एक सीआईओ चेंज हुआ, राइट, हाँ। 15% का एक्सआईआर था और सेकंड में थी इतना 23% का। हाँ। आपको पता है वो जो 23% में ना, वो ऑलमोस्ट एक्सपेंस रेशियो डबल है, और आप दोगे ना, बिकॉज देखिए एक्सपेंस रेशियो कौन चार्ज करेगा, जो रिटर्न्स बना के देगा ना। अगर आप ब्रांडेड चीज लेने जाओगे महंगी होती तो महंगी ही होगी। तो ये चीज लोग इनफैक्ट आई नेवर लुक एट एक्सपेंस रेशियो। मैं यही सोचता हूँ, मुझे वैल्यू, सी आई एम रेडी टू पे 50 पैसा मोर, बट गिव मी 2 रुपीज मोर। मैं सिंपल है। अभी आप क्या सोच रहे हो, आप सस्ते में चीजें खरीदोगे, आपको बेस्ट क्वालिटी मिलेगी, आपको बेस्ट सर्विस मिलेगी, ऐसा होता है क्या? नहीं। प्लस जो एक्टिव फंड्स होते हैं, देखिए ये जो इंडेक्स फंड है ना, अभी यहाँ सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर ने बहुत हवा क्रिएट की है। इंडेक्स फंड कहाँ काम आते हैं? जहां इकोनॉमी मैच्योर हो, जो 2.53% पे ग्रो होती है, जहां एक्टिव फंड्स इतने अच्छे रिटर्न्स नहीं निकाल के दे सकते, तो वो क्या बोलते हैं, आप इंडेक्स फंड में लगाओ। आप ज्यादा एक्सपेंस रेशियो देके आपको इंडेक्स को तो बीट नहीं करो, पर इंडिया में जहां ग्रोथ है वहां तो एक्टिव फंड्स अच्छा करने वाले। अगर मुझे लग रहा है कि अच्छे रिटर्न्स नहीं मिलेंगे, इफ आई एम फाइन विद 12 टू 50 13% ग्रोथ, तो फिर मैं इंडेक्स में लगाना चाहिए। अगर आपको 15 16 17 18% की ग्रोथ चाहिए, तो एक्टिव फंड्स किसी को आपका चारा नहीं है। तो बट वी कैन एलोकेट ना, हम इतना इंडेक्स में लगा ले, इतना कहीं सेफ बेट चल 100% रही है। 100%। एंड अगर हम एलोकेशन की बात करें तो स्मॉल मिड लार्ज उसकी क्या एलोकेशन होनी देखिए चाहिए अगर आप फॉर 20, डिफरेंट एज ग्रुप्स में भी? I'll tell you, if you are 25, 60 to 70%, 60% का एलोकेशन आपका इक्विटी में होना चाहिए, मिड स्मॉल लार्ज और मिड, या यू कैन गो फॉर मल्टी कैप। ठीक है। 20 to 25% का एलोकेशन मल्टी एसेट में गोल्ड सिल्वर फॉरेन इक्विटीज आती है। अगेन बैलेंस एडवांटेज होना चाहिए, जहां हाइब्रिड का कंपोनेंट है, जब मार्केट ऐसा गिरता है तो आपको स्टेबिलिटी मिलती है। और 10% आप अल्ट्रा अग्रेसिव कर सकते हो थीमेटिक फंड्स में। बट व्हाइल सेलेक्टिंग थीमेटिक फंड्स यू नीड टू बी वेरी केयरफुल, बिकॉज आप जो थीम सेलेक्ट कर रहे हो, बिकॉज जो थीम चलती नहीं है ना, वो वहां कोई पैसा नहीं लगाता, और एक्चुअल पैसा वहीं बनता है। और जो चल रही है, जो डू, बिकॉज मुझे पता है अगले 1-2 साल में वो नीचे जाने वाले, सब लोग पैसा वहां लगाते हैं। सो अगर आप ये एलोकेशन कर दो, और जैसे आपकी एज बढ़ जाती है, तो फिर आपको हाइब्रिड का एलोकेशन कम करना है, इक्विटी हाइब्रिड बढ़ाना है और इक्विटी कम करना है। तो जैसे अब सेक्टोरल वर्सेस थीमेटिक भी बहुत बात करते हैं, तो इसमें फिर आप क्या रेकमेंड करते हो कि कैसे वन शुड, हाउ शुड दे इन्वेस्ट? यू हैव टू बी वेरी केयरफुल। सी यहाँ एक प्रॉब्लम क्या आ रहा है ना, आपको थीम कहाँ जा रही है, सेक्टर कहाँ जा रहा है, ये समझना है। अभी इतने सारे थीमेटिक फंड है, इतने सारे सेक्टोरियल फंड है। आई से आईटी इज नॉट डूइंग वेल राइट नाउ, राइट? सो इफ आई एम बेटिंग फॉर नेक्स्ट 5-10 ईयर्स, और आपको इक्विटी में, और एक चीज है, आपको इक्विटी में एलोकेशन तब ज्यादा रखना है जब आपका टाइम फ्रेम 7-7 साल के ऊपर हो, और 7 साल के नीचे है तो आपको फिर एलोकेशन अलग होगा। और जब आप थीमेटिक फंड सेलेक्ट करते हो ना, तो आपको बहुत स्पेसिफिक होना चाहिए, आपको वो पता होना चाहिए वो सेक्टर कहाँ जा रहा है, सेक्टर का सिचुएशन क्या है। जैसे कि आईटी पूरा डिसरप्ट हुआ बिकॉज एआई आ गया, पर यहाँ से ही आपको बड़े पैसे मिल सकते हैं, मगर कितना टाइम के लिए रखेगा, कितना एलोकेशन होना चाहिए, बिकॉज आप रिस्क लेना चाहते हो, मगर पूरे पोर्टफोलियो की रिस्क नहीं लोगे, राइट? तो ये सब चीजें के ऊपर आपका फिर अच्छा स्टडी होना चाहिए। अगर नहीं समझता तो ऑलवेज डू आई प्रोफेशनल्स। तो 2026 के कुछ ऐसे सेक्टर्स हैं जो लगता है कि यू नो ग्रोथ वाइज दे आर गोइंग टू बी द नेक्स्ट बिग, मतलब इन द नेक्स्ट 3-4 अगले years? अगले अगले इसी एक साल के लिए कुछ भी नहीं Of होता, course. बट 5-10 ईयर्स के लिए आई थिंक पावर एंड इंफ्रा इज गुड, आईटी कैन बी गुड, फार्मा कैन बी गुड। फार्मा कैन बी गुड। अच्छा, एक रूल है एसआईपी का 7531 करके कुछ है, जिसमें 7 ईयर तक आप मिनिमम इन्वेस्टमेंट करो, 5 कैटेगरीज में करो, कोई 3 चैलेंजेस फेसेस आपको मिलेंगे इसमें, एंड इंक्रीज एसआईपी बाय 1 इंक्रीमेंट ईयर, जैसे आप कहते हो। तो ये एक बिगनर के लिए इज दिस रूल ओके? एब्सोल्युटली, ओके। बहुत अच्छा रूल है ये। तो कैन यू एक्सप्लेन दिस रूल सी टू? मिनिमम जब भी आप इक्विटी में करते हो ना, सी एक एक चीज है, मैं आपको सवाल पूछता हूँ, आपको क्या लगता है पैसा बनाने के लिए सबसे इंपॉर्टेंट कंपोनेंट क्या है? पेशेंस? नहीं, नहीं। ये एक बहुत बड़े म्यूचुअल फंड कंपनी के सीईओ ने सवाल पूछा था, यू नो व्हाट इज द बिगेस्ट कंपोनेंट, इज द टाइम। तो आप जितने यंग हो ना,
500 रुपए की तो 500 रुपए की एसआईपी शुरू कर दो, बिकॉज आप जब तक 5 साल हो जाएंगे आपको वैल्यू दिखेगी और आपको कॉन्फिडेंस आता है। आपको कॉन्फिडेंस कब आता है किसी भी चीज में? जब आपको वैल्यू दिखती है, राइट? तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है टाइम, राइट? तो आप जब जल्दी शुरू करते हो तो आपके पास, अब इफ यू आर 25 ना, तो स्टार्ट विथ 5,000। आपको 10 ईयर्स का मिनिमम टाइम फ्रेम लेना है, जैसे कि 7 ईयर्स बोला, बिकॉज आप जब 5 साल के नीचे आते हो तो देखिए, अगर आपका 1 साल का टाइम फ्रेम है तो आपको आर्बिट्राज फंड चाहिए। 1 या 2 साल का टाइम फ्रेम है तो इक्विटी सेविंग्स आता है। अगर आप 3 से 4 साल का टाइम फ्रेम देखते हो तो उसमें अंदर कंजर्वेटिव हाइब्रिड आता है, उसके बाद बैलेंस एडवांटेज आता है, उसके बाद अग्रेसिव हाइब्रिड आता है, और उसके बाद आप इक्विटी में, यानी 5 to 6 ईयर्स के ऊपर का हॉराइजन रहेगा तो ही आपको हार्डकोर इक्विटी में लगाना है। नहीं तो आप अगर शॉर्टर टाइम फ्रेम है तो ये फंड्स में देख सकते हो, प्लस 10% से इंक्रीज कर रहे हो, राइट? और ये जो फेजेस बताए ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। म्यूचुअल फंड में तभी सबसे बड़ा पैसा बना है जब आपके 2-3 साल में पैसे नहीं बने, पर 2-3 साल में पैसे लोग निकाल देते हैं। तो आप तब, ये साल में किसके पैसे नहीं बने? दिस वाज वन ऑफ द बेस्ट ईयर फॉर म्यूचुअल फंड इन्वेस्टमेंट, आई एम टेलिंग यू। बट ये रियलाइज कब होगा पता है? 2029-2030 में, तब बोलेंगे यार 2025 में पैसा लगाना चाहिए था, लगाया नहीं। ये वही एग्जाम्पल है ना, जब कोविड से पहले, नॉट कोविड, कोविड से पहले सबने कहा ये, अब कोविड की खबर आ गई थी तो सबने यही कहा कि अब यार एसआईपी करने का क्या फायदा, मार्केट गिरेगी, ये होगा अब तो मरने वो वाले होगा, हाँ अब तो पता नहीं क्या होगा ये सब। बट जिन्होंने उसमें एसआईपी कंटिन्यू रखी कोविड के दौरान, उनकी जो रिटर्न्स बनी है उस 3-4 साल में, आई थिंक वो उनको पिछले 4 साल में नहीं मिली होंगी। ये एब्सोल्यूट, देखिए मार्केट है ना, लीनियर नहीं चलता। मार्केट 3-4 साल रिटर्न्स नहीं देंगे, उसके अगले साल में आपको छप्पर फाड़ के रिटर्न देगा। सो ये फेजेस होते मार्केट के। 2010 से 2013 तक मार्केट ने, आई टेल यू, रिलायंस वाज मूविंग 2010 से 2013 में, तो लोग इतने पागल हो गए, लोगों ने फेज नहीं देखा। इट वाज सो फ्रस्ट्रेटिंग। रिलायंस सिर्फ 600 पॉइंट में घूम रहा था बस, वो तब 2-2,500 का रेट था, सिर्फ 3 साल तक 600 पॉइंट में अटक गया था वो। पर जो लोगों ने 2003 साल एसआईपी की सोचो, 2014 में जब मोदी जी आए उसके बाद क्या रिटर्न बनेंगे, पर उनका जो पेशेंस था, उनको 2014 में रिटर्न्स नहीं मिले। उन्होंने जो मेहनत की थी ना 2010 से 2013 में, चुप बैठ के पेशेंटली एसआईपी कंटिन्यू करने की, उनको रिवॉर्ड 2014 में मिला। अच्छा, आपका क्रिप्टो पे क्या व्यू है, क्योंकि यंगस्टर्स काफी मुझे क्रिप्टो पे जा रहे हैं। मुझे मुझे समझता नहीं, आई स्टे अवे फ्रॉम इट। एकदम सिंपल चीज है, सी आई एम अ डिसाइपल ऑफ वॉरेन बफे, सो जो चीज नहीं समझती, अभी मुझे ही पता, अभी अगर मैं जो भी क्रिप्टो में इन्वेस्ट करता हूँ, जो भी क्रिप्टो के एक्सपर्ट है, अगर मैं उनको पूछता हूँ गिव मी एन एग्जैक्ट कैलकुलेशन हाउ क्रिप्टो वर्क्स, या वो माइनिंग वाइनिंग का ज्ञान देंगे, पर एग्जैक्ट कैसे चलते हैं, हाँ, कोई तो अगर पता ही नहीं साइंस अभी। बॉटम लाइन ही पता नहीं है तो फिर मैं उसके ऊपर कैसे बात करूं? और ये चीज की वजह से, अगर इफ आई एम एट ऑल इंटरेस्टेड, मैं कभी बात क्यों नहीं करता, बिकॉज अगर हम लोग एक जिम्मेदार व्यक्ति है और मैं क्रिप्टो के बारे में बात करता हूँ, तो चांसेस है बहुत सारे लोग क्रिप्टो बाय करेंगे जस्ट बिकॉज आई टोल्ड यू, और मुझे खुद को पता नहीं है, तो रादर आई स्टे अवे फ्रॉम दिस टॉपिक। मुझको इंटरेस्ट है बट मैं करता नहीं हूँ, जब मुझको समझेगा तब मैं डिसाइड करूंगा, पर अब तक मुझे नहीं समझा। तो एक और यंगस्टर, एक तो क्रिप्टो की बात होगी, पर एक और यंगस्टर्स की प्रॉब्लम है, वो है ईएमआई। दे आर बाइंग, यंगस्टर्स के आप तो सभी, मुझे लगता है सब कुछ ईएमआई पे खरीद रहे हैं लोग, फोन, गैजेट्स, इलेक्ट्रॉनिक्स, मतलब आप कैंसर ना। है ईएमआई, आई टेल यू क्रेडिट कार्ड एंड ईएमआई इज कैंसर, बिकॉज आप क्या कर रहे हैं, आप फ्यूचर की अर्निंग्स आज स्पेंड कर रहे हैं, राइट? इन शॉर्ट क्या होता है मैडम, आप अफोर्ड नहीं कर पा, ईएमआई कब लेते हो आप? जब आप औकात के नहीं, बाहर है, हाँ, अफोर्ड कर सकते एकदम हैं। राइट। आई टेल यू, घर और गाड़ी ईएमआई तक ठीक है, बिकॉज घर एक ऐसी चीज है ना कि सी एट एनी गिवन पॉइंट ऑफ टाइम, एक जो वर्किंग प्रोफेशनल होता है कभी अफोर्ड नहीं कर पाता, बट अगेन वो एसेट होता है, पैसे बढ़ते हैं, वो अलग अलग चीजें। पर उसके अलावा अगर आप कुछ भी खरीद रहे हो, इन शॉर्ट आप अफोर्ड नहीं कर सकते, आपके औकात। एंड आई टेल यू, ये आईफोन का तो क्रेज इतना भयानक है, मुझे समझ में, आई डू यूज आईफोन, आई ऑल्सो टेल माई टीम, अगर मैं भी ईएमआई पे चीज खरीदता हूँ, पर कब खरीदता हूँ, देयर आर टू कंडीशन, आई कैन मेक अ फुल पेमेंट राइट नाउ, और मैं ईएमआई पे खरीदने पे मुझे अच्छी डील मिल रही है। ओके। तो अगर मुझे ईएमआई पे अच्छी डील मिल रही है, पर मैं अगर मैं अभी उसका फुल पेमेंट नहीं कर सकता, तो मैं, इन शॉर्ट मेरा क्या है, मैं ये अफोर्ड नहीं कर सकता। तो मुझे क्यों चीजें खरीदनी है जो मैं अफोर्ड नहीं कर सकता? मैं दूसरों की लाइफस्टाइल या दूसरों की लाइफ देके मैं अपने लाइफ के डिसीजन ले रहा हूँ, एंड आई एम स्पेंडिंग द फ्यूचर अर्निंग, फिर मैं आगे जाके भीख मंगाऊंगा। दिस इज अ फैक्ट, दिस इज अ रीजन व्हाई पीपल आर स्पेंडिंग, एंड क्रेडिट कार्ड कंपनीज को वही चाहिए ना। पर आप मुझे जेनजी की बात बताओ, उनको तो आईफोन चाहिए, अब चाहे वो आपसे मांगे, आप मतलब अपने पेरेंट्स से मांगे, या खुद कुछ करें,
या खुद कमाई करके ईएमआई ट्रैप में फंसे, पर उनको तो चाहिए। I'll tell you, तो इसमें then what can they do? नहीं नहीं, और सभी ऐसे नहीं है। I'll tell of you, course, थंब of रूल है। course. बट यहाँ कहाँ ना उनको एजुकेशन, अभी उनका क्या हो गया ना, दे आर लिविंग इन वंडरलैंड। उनको सब जो दिख रहा है ना, उनको हवाई दिख रहा है, मतलब आज है वो स्पेंड करो। कहाँ ना कहाँ एजुकेशन की कमी है। पेरेंट्स के साइड से भी आप बात कर सकते हो कि रोका नहीं जा रहा है, और उनका भी इतना डिस्ट्रैक्शन है, और इतना सारा डिस्ट्रैक्शन है कि वो सी, इन शॉर्ट वही होता है जब आप आउटर स्कोर कार्ड के ऊपर फोकस करते हो ना, जब वो कर रहा है। अभी जेन जी के बारे में अभी और एक चीज बताता हूँ आपको। पता है नेपाल में एक बहुत बड़ा प्रोटेस्ट हुआ जहां उनकी सरकार गिर गई। हाँ हाँ, of वो course. जेन जी की वजह से हुआ। क्या हाँ. हुआ, जो पॉलिटिशियन के लड़के थे बड़ी बड़ी लाइफस्टाइल बता रहे थे, और वो प्रोटेस्ट हुआ कि लोगों को इधर जॉब नहीं है, और इनके बच्चे हमारे पैसे के ऊपर फॉरेन टूर्स कर रहे, अब्रॉड जा रहे, जिस वजह से देश की सरकार गिर गई। राइट, अभी जेनजी को डिसाइड करना है कि उनको क्या करना है। उनको लाइफस्टाइल चाहिए या उनको अच्छी तरीके से आगे जाना है। बट वो दूसरों की ओर देखते एंड दे गेट डिस्ट्रैक्टेड। देखिए, आप जब तक दूसरों की तरफ देखोगे आपकी लाइफ इज गोना गेट स्क्रूड अप। यू अंडरस्टैंड इट राइट नाउ। आगे जाके आपको खुद लाइफ जवाब देगी। तो कहाँ ना कहाँ इनवर्स करो। और मैं ना क्या होता है, देखिए अगेन और एक चीज क्या होती है जिंदगी के साथ प्रॉब्लम, मुझे समझना है मैं लाइफ के कौन से स्टेज में हूँ। एम आई द फर्स्ट जनरेशन वेल्थ बिल्डर, मतलब मेरे फैमिली में कुछ नहीं था, कोई पढ़ा लिखा नहीं था भाई। मैं पहला व्यक्ति हूँ फैमिली का पढ़ाई लिखाई करने वाला, एक अच्छा जॉब करने वाला। और अगर मैं सेकेंड या थर्ड जनरेशन के वेल्थ वाले को देख रहा हूँ, जो कि मेरा फ्रेंड है, उसके मॉम डैड का अच्छा बिजनेस था, तो वो कुछ ना कुछ ऐसी चीजें खरीदता है जो मेरे एस्पिरेशन होती है। Sure. अब मुझे लगता है मेरा दोस्त है, उसको तो आसानी से मिल गई, तो मैंने भी लेनी चाहिए। पर आप कौन से ट्रैक में हो ये समझना बहुत इंपॉर्टेंट है ना, कि आपकी घर की कंडीशन क्या है। भाई उसके माँ बाप अफोर्ड कर सकते हैं, आपके माँ बाप अफोर्ड नहीं कर सकते। आप आपके माँ बाप को दोष नहीं दे सकते, बिकॉज उसके माँ बाप शायद सेकेंड या थर्ड टीयर में होंगे वेल्थ जनरेशन के, एंड यू आर इन द फर्स्ट। अभी आई एम द फर्स्ट जनरेशन वेल्थ क्रिएटर, तो मेरे एस्पिरेशंस इतने हो ही नहीं सकते, बिकॉज शायद मेरा बच्चा कर सकता है। बट इफ आई लुक एट माई फ्रेंड हु इज इन सेकेंड और थर्ड, तो आई वुड हैव नेवर बिल्ड अ वेल्थ। फिर मैं क्या करता था, अरे आईफोन ले लो, गाड़ी ले लो, और फिर मैं कभी वेल्थ क्रिएट ही नहीं कर सकता। तो यहाँ आपको सैनिटी होनी चाहिए, समझदारी होनी चाहिए कि आपके घर की औकात, आई एम नॉट टेकिंग इट नेगेटिवली, आपकी घर की औकात मतलब कंडीशन क्या है, और जो इसको सामने वाले को एस्पिरेशन को देख रहे हो उसकी कंडीशन क्या है। और जो मेजोरिटी लोग लाइफस्टाइल बता रहे ना, आई टेल यू, लेट द बबल बस्ट। ये सब लोग मेजोरिटी आर बैंकरप्ट, आई एम टेलिंग यू, दे आर सब उधारी पे चलने वाले लोग हैं इंस्टाग्राम पे। वो लाइफस्टाइल बता रहे, जो काम क्या करते कभी बताते नहीं है। लाइक जैसे कि हमेशा बताते ना कि देखो मैं फ्यूचर एंड ऑप्शन की ट्रेडिंग करता हूँ, मैं दुबई जाता हूँ, देखो ये मेरी लाइफस्टाइल है, मैं प्लेन से घूमता हूँ। पीएनएल नहीं, वो नहीं बताएंगे। पर अच्छा, क्योंकि हम ईएमआई की बात करें तो नो कॉस्ट ईएमआई जो होती है, ये सच्ची में नो कॉस्ट नहीं, है? आई डाउट, नहीं नहीं नहीं, दैट इज बीन एग्जिस्टेड एवरीवेयर। नहीं नहीं, तो कोई भी क्यों नो कॉस्ट में करेगा, तो आप क्या है बताना। इसमें, क्या ब्रेकअप, क्या साइंस होता है? नहीं, हम लोग नो कॉस्ट ईएमआई पे तो कुछ हो तो see हम भी ले basically लेते what हैं। they try to do is that they try to get a discount from the supplier। ठीक है। अभी अभी एक एग्जांपल लीजिए, 50,000 का फोन है। अभी एचडीएफसी वाला बोलता है कि एक काम कर दो ना, आप मेरा 45,000 में फोन दो, आपको हम लोग अच्छा खासा सेल करा के देंगे। राइट, तो 5,000 रुपीज का वो क्या आएगा, 3,000 का वो नो कॉस्ट ईएमआई में एडजस्ट करेगा, 2,000 का प्रॉफिट बनाएगा। सो इट इज ऑलवेज, बिकॉज यहाँ एक बल्क स्कीम चलता है, तो कोई भी क्यों करेगा। इफ समबडी इज लेंडिंग, और अगर वो 6 महीने या 1 साल के लिए दे रहा है, वो सामने तो पैसा ब्याज दे के ले रहा है ना, तो वो पर आपको हमारे free में लिए देगा। तो कोई प्रॉब्लम नहीं ना, अगर वो अपने सप्लायर से कर रहा है तो उनका हाँ, है, अगर हमें आप तो वो अफोर्ड कर सकते, देखो अगर आप हमें तो बेनिफिट मिल रहा है आप 20 उसका। लाख आप 20 लाख की क्रेटा भी अफोर्ड कर सकते हो, और 50 लाख की मर्सिडीज भी अफोर्ड कर सकते हो, अगर आप आपके हिसाब से सही हो, अगर आपके रिक्वायरमेंट को फिट होता है, तो नो नहीं नहीं, प्रॉब्लम। मेरा क्वेश्चन ये है कि अगर उसको सप्लायर से डिस्काउंट मिल रहा है, दैट्स व्हाट आई एम सेइंग। पर मेरे मेरे पे तो नहीं आ रहा वो चीज, राइट? हाँ, अनलेस एंड अनटिल आपको उससे अच्छी डील बाहर मार्केट में नहीं मिल रही। मतलब मैं आपका सवाल समझ गया। तो अगर वो समझो 50,000 के लिए वो 45 में ले रहे हैं, मगर 50 में दे रहा है, और बाहर भी मार्केट में 50 मिल रहा है, तो बेस्ट डील फॉर मी। मगर इनकेस अगर बाहर मार्केट में 48 मिल रहा है, तो फिर यहाँ मेरा नुकसान हो सकता है। तो हम ईएमआई टू इनकम रेशियो कैसे कैलकुलेट करें? मतलब क्या होनी चाहिए ये रेशियो? अगर मैं ईएमआई ले भी रही हूँ तो इसका पहली बात, रेशियो क्या मतलब होना आप चाहिए? लाइफस्टाइल के लिए ईएमआई लो ही मत, अवॉइड करो। नहीं नहीं, क्रेडिट मैं कार्ड जनरली, अब मैं कह रही हूँ चलो हमने ले लिया, हमने कुछ आप क्या खरीदा। चीज खरीद रहे हो, अगर आप देखिए, लेट्स से फॉर अ कार से स्टार्ट करते हैं। कार्स के लिए आपके पास कम से कम 20% का डाउन पेमेंट होना चाहिए, और 10% जो भी आपका, अगर 1 लाख की सैलरी है तो आपका ईएमआई 10,000 के ऊपर नहीं होना चाहिए कार के लिए।
ओके और घर के लिए देखते हो तो 50% का, यानी 1 लाख की सैलरी है तो 50,000 तक आप जा सकते हो। 50,000 भी ज्यादा है, बट अभी तो लोग 70-80 कर रहे हैं, तो उससे अच्छा 50,000 है। अच्छा, और लेट से कोई लाइफस्टाइल में जा रहा है और उस मतलब ही कैन अफोर्ड इन सम वेज, और उसने फोन लेना हो एक्सपेंसिव या कोई बहुत ही बड़ा एलईडी या कोई ऐसी स्क्रीन लेनी हो, तो क्या रेशियो होना चाहिए? देखिए रेशियो, इसमें ट्रैप क्या बताए, आपकी रिक्वायरमेंट कभी खत्म ही नहीं होती। दैट्स ट्रू। अभी आज 20% का आप मैं ईएमआई बोल दूंगा, आप मुझे पता है 25% तक जाओगे, बाद में लगा अरे नहीं 25% में 30 जाता हूँ, 35-40, और ऐसे ही करके ट्रैप में फंस उसमें जाते पता प्रॉब्लम क्या है कि पहली बार 20 कर भी लूंगी कि चलो 20 पे करती हूँ, अच्छा ये तो हो गया मुझसे, हैं। हाँ, अब नेक्स्ट टाइम जो खरीदूंगी वो 25 में भी ट्राई कर सकती हूँ, तो ये आई अंडरस्टैंड दैट ट्रैप। तो ये चक्कर में पहली बात मतलब आपको ना क्रेडिट कार्ड फेंक ही देना है। अगर आप जब तक 35-30 के नहीं होते ना, तब तक आप क्रेडिट कार्ड मत लो। और ट्रस्ट मी, क्रेडिट कार्ड में आज भी ईएमआई पे चीज तभी लेता हूँ व्हेन आई थिंक आई हैव 100% ऑफ मनी टू मेड इमीडिएट पेमेंट और मुझको वैल्यू मिल रही, और एल्स सिंपल है मैडम, मैं अगर आज अफोर्ड भी कर सकता हूँ ना, तो मैं इतना ही समझता हूँ अगर मैं ईएमआई पे ले रहा हूँ घर और कार को छोड़ के, तो मेरे औकात के बाहर है। अच्छा, मैंने कुछ आपका कंटेंट देखा कि आप कंटेंट करते हो ऑन ट्रिक्स टू गेट आईपीओ अलॉटमेंट एंड वो कुछ, इसमें क्या ट्रिक्स होती हैं? ट्रिक्स नहीं है मैडम, वो क्या होता है ना, आई टेल यू कि अगर आपके पास जितने ज्यादा अकाउंट रहेंगे उतना आपके चांसेस बढ़ जाते हैं, बाकी कुछ ट्रिक्स नहीं है। सब जस्ट कि आप फैमिली के सबके अकाउंट ओपन कर लो, सबके अकाउंट सबके से एक एक अकाउंट से लॉट लो। लगा दो। बट अच्छा, क्या आईपीओ जो आईपीओ फ्रेंजी है इंडिया में, कहीं मुझे लगता है वो उस पे भी ना बड़ा डिसइल्यूजन हो रहे हैं लोग, क्योंकि समझ नहीं आ रहा है कि ये आईपीओ रियली आपको पैसा कमा के देगा या ये सिर्फ इन्वेस्टर अपना पैसा निकालने के लिए कर रहा है। आपने योर बैंक ऑन टारगेट 20 इयर्स का मैं रिकॉर्ड बताता हूँ, अराउंड 2000 आईपीओ है, और जो मीडियन रिटर्न है लिस्टिंग डेट्स में अराउंड 8% के, ओके। मतलब 20 साल में जो 2000 मोटा मोटी आईपीओ है, लिस्टिंग डे में ओवरऑल रिटर्न्स 8% के रहे, और एक साल में 10% के रहे, यानी इसने इट हैज अंडर परफॉर्म, मतलब निफ्टी जहाँ 12-13% की रिटर्न दे रहे। Obviously. और जैसे एक टाइम ऐसा था ना जहाँ जेन्युइन आईपीओ होता था, आईपीओ का ऑब्जेक्टिव क्या था, लोगों से पैसा रेस करना, बिकॉज कंपनी को रिक्वायरमेंट थी पैसे। जी। अभी जो एग्जिस्टिंग इन्वेस्टर है उनको एग्जिट दिला रहे हायर वैल्यूएशन पे, मतलब भले एक आईपीओ की कंपनी, जो कंपनी है ना बहुत बढ़िया है, पर जिसका दाम 100 रुपया होना चाहिए वो 200 रुपए में बेच रहे, बिकॉज उनके जो एग्जिस्टिंग इन्वेस्टर है जिन्होंने 10 रुपए में लगाया था उनको एग्जिट देनी है। तो आजकल आईपीओ का ऑब्जेक्टिव पैसा रेस करना नहीं है, इन्वेस्टर्स को एग्जिट देना है, और यहाँ ही फंस जाते। वॉरेन बफे कभी भी आईपीओ में पैसा नहीं लगाते थे, बहुत सारे म्यूचुअल फंड अभी भी आईपीओ में पैसा नहीं लगाते, सब नहीं, कुछ ऐसे है। और वॉरेन बफे का इनका एक रूल था, अगर मेरे पास 3 साल की बैलेंस शीट नहीं होगी तो मैं स्टॉक में, मैं वो स्टॉक में पैसा नहीं लगाऊंगा। तो आईपीओ आने के बाद वो 3 साल के बाद ही पैसा लगाते थे, अच्छा, आईपीओ आने के बाद भी 3 साल के बाद लगाते बिकॉज थे? उनके पास पूरा ट्रैक रिकॉर्ड होना चाहिए ना। तो अभी जो आईपीओज आ रहे हैं, जैसे कुछ कंपनीज के हैं जो लोग मतलब देर नोन कंपनीज, तो आपके कोई हैं? मेरे सी अभी आई टेल यू अगेन, दिस इज नॉट अ रिकमेंडेशन, लेंसकार्ट एक बहुत अच्छा आईपीओ है, बहुत, बट वैल्यूएशंस यार मतलब क्रेजी है। क्रेजी, आई मीन हाँ। आप मतलब वो आप 1000 रुपए का चश्मा जो लोगों को बेच रहे हो, वही 1000 रुपए का स्टॉक आप मेरे को 10,000 में बेचोगे तो नहीं चलेगा ना, मतलब वैल्यूएशंस बहुत महंगे, कंपनीज अच्छे हैं नो हाँ, डाउट, सॉलिड कंपनी है। या बट वैल्यूएशंस इज एन, वो इन्वेस्टर्स को एग्जिट है। हाँ, वो आई थिंक पीयूष बंसल को भी पैसे चाहिए, उन्होंने इतना वो अभी कर लिया है। अल्लाह, बट वो मेन क्या है ना, उन्होंने पैसा बनाने का बिजनेस किया अपने एग्जिस्टिंग, बिकॉज और देखिए जो जिन्होंने 10-20 साल तक पैसा लगाया वो स्टॉक में, उनको पता भी नहीं था ये स्टॉक सक्सेसफुल होगा कि नहीं, अगेन दे आल्सो डिजर्व मनी, राइट। पर ये सब अच्छा ही करते, मुझे मेरा गला काट के नहीं लेना ना वहाँ पैसा लगा के। तो इन्वेस्टर, रिटेल इन्वेस्टर हैज टू बी स्मार्ट व्हाइल तो इन्वेस्टिंग। एनी 3 थिंग्स अगर आप कहो कि रिटेल इन्वेस्टर शुड डेफिनेटली चेक और डू अगर उसको आईपीओ में इन्वेस्ट करना है तो? हाइप में तो जाओ ही मत, आई मीन सी सिंपल है, आजकल आई विल टेल यू मेजॉरिटी ऑफ आईपीओस एंड एग्जिट के लिए आते हैं। अगर मैं बोलूंगा भी, बिकॉज आईपीओ के और प्लस उनका ना ट्रैक रिकॉर्ड आपके सामने नहीं होता, तो कैसे आप करोगे। हाँ, लिस्टिंग गेन्स के लिए जा रहे हो मतलब, तो इमीडिएटली जैसे मिल गया निकल जाओ भाई। मैं नहीं बोल रहा नहीं, अगर आपको लग रहा है कि 20-25-30% जीएमपी चल रहा है, अगर भगवान के आपका नसीब अच्छा है, आपको लग गया तो पहले दिन ही निकल जाओ, मिल गया ना पैसा आपको। तो अगर सिंस आपने काफी साइकिल्स देखी है मार्केट की, अगर मैं कहूँ वन पीस ऑफ एडवाइस दैट यू वुड वांट टू गिव, आप एक इन्वेस्टर को देना चाहते हो जो फेयरली नया है मार्केट में, वो क्या होगी ताकि वो टिका रहे कुछ टाइम? मैं आपको स्कूटी का एग्जांपल लूंगा, जब हम लोग स्कूटी सीखते हैं तो हम लोग क्या करते हैं,
10-20 पे चलाते हैं ना, क्यों? एक्सीडेंट नहीं होना चाहिए। तो जब आप स्टॉक मार्केट में नए आ रहे हो ना, तो कम पैसा लगाओ, क्योंकि आपके सबसे बड़े गलती करने के चांसेस स्टार्टिंग के 2-3 साल में होते हैं। और लोगों को मत देखो जो पैसा कमा रहे हैं, उनके चक्कर में मत जाओ भाई। जो आपको बता रहा है ना पैसा कमा रहा है, वो एक्चुअल में नहीं कमा रहा है, और जो कमाता है वो कभी दिखाता नहीं है। ये फैक्ट है। तो आप आपके रिटर्न्स के ऊपर फोकस करो, और पेशेंस। आपको कम से कम 7-8 साल, मतलब साइकिल्स देखने, अभी तक लोगों ने डाउन साइकिल नहीं देखा है। ये जो कोविड का था, इसे डाउन साइकिल नहीं बताते। 2008 में जब मार्केट गिरा था, आई टेल यू, 1.5 साल तक मार्केट नीचे था। हाँ, बहुत बुरा फेस था। यकीन नहीं आया कि मार्केट कभी ऊपर भी आएगा। दैट वाज अ ब्लडी, मतलब उससे खराब मार्केट, ऑफ कोर्स दैट वाज वन ऑफ द बिगेस्ट फॉल आई सॉ जी, बट उससे खराब। तो जब आप ये सब चीजों से जाते हो ना, तो आप में ऑटोमेटिक पेशेंस आ जाता है। तो पेशेंस, डिसिप्लिन और कॉन्टिन्यूटी, ये चीजें जिससे आप स्टॉक मार्केट में, म्यूचुअल फंड में पैसा कमाओगे। मगर जब आप सीख रहे हो तो थोड़ा पैसा लगाओ, ज्यादा मत लगाओ। 20-30 पे स्कूटी चलाओ, 80 पे जाओगे तो आप स्कूटी भी तोड़ोगे, खुद के हाथ पैर भी तोड़ोगे। आई थिंक ऑन दैट नोट एटलीस्ट दो टेकअवेज जो मेरे लिए इंपॉर्टेंट थे, वो है पेशेंस, जैसे आपने कहा, टाइम इज वेरी इंपॉर्टेंट, एंड कंपैरिजन विद दूसरा क्या बना रहा है या दूसरा कितना मुझे बना के दे रहा है। लाइफ में कंपैरिजन होना ही नहीं चाहिए। आई टेल यू, क्या होता है ना कि वो वॉरेन बफेट, ये मेरे साथ भी प्रॉब्लम था। व्हेन आई स्टार्टेड फोकसिंग ऑन माय इनवर्ड थिंग, कि मैं चीज क्यों खरीद रहा हूँ। सी, आपको ना ऑनेस्टली खुद को सवाल पूछना है, ये चीज क्यों खरीद रहा हूँ? ये मेरे कंजम्पशन के लिए या ये दूसरों को दिखाने के लिए? अभी आपको पता है, जो लैम्बोर्गिनी चलाते, ये चलाते, सब लोग, सबको लैम्बोर्गिनी चाहिए, मगर सब लोग गाड़ी को देखते, कभी कोई ड्राइवर को नहीं। आपने ड्राइवर को कभी पहचाना ये कौन है? तो क्या फायदा है? मतलब आप खरीदो लैम्बोर्गिनी, ऑफकोर्स जो खरीदते हैं उनको फर्क नहीं गिरता, पर आप खुद के लिए खरीदो, ताकि अगर बाजू वाला कल आपसे बड़ी गाड़ी खरीदे तो आपकी खुशी जरा भी कम ना हो। क्यों? मेरा अटैचमेंट ही मेरे गाड़ी से था। तो अगर हम लोग ये चीज इनर स्कोर कार्ड रखेंगे, और पेशेंस और टाइम, आई टेल यू, बहुत लोग अंडर एस्टिमेट करते हैं पैसा बनने के लिए। जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है वो टाइम। और जो लोग आज 20 साल से है ना, आज जो 20 साल के और जो 1000-2000 की SIP करते हैं, मुझे गारंटी है वो मेरे से बहुत ज्यादा पैसा कमाएंगे, क्योंकि उनके पास टाइम है। आई थिंक मैं ये एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, एंड आई थिंक मैं ऑडियंसेस को भी यही कहूंगी कि प्लीज स्टार्ट इन्वेस्टिंग अर्ली। थोड़ा थोड़ा इन्वेस्ट करो, पर जल्दी शुरू करो। एंड आप सबके पास एज है, टाइम है। हम लोगों को 40 साल में अगर लगता है कि अब हम पीछे रह गए हैं, तो वो इसीलिए है क्योंकि हमने जल्दी शुरू नहीं किया था। थोड़े से करो, कोई प्रेशर मत लो आप ऐसे इन्वेस्टिंग का। जैसे वो कह रहे हैं, अगर आप 1000 रुपए से भी करोगे, आपकी भी इनकम बढ़ेगी, धीरे धीरे वो इन्वेस्टमेंट भी बढ़ेगी और आपका पोर्टफोलियो भी बढ़ेगा। डोंट चेज थिंग्स इन द मार्केट, वेट, सब आपके पास अपने आप आएगा। एंड आई थिंक आप कमेंट सेक्शन में प्लीज टेल मी कि अगर आपको पार्ट 2 चाहिए, एंड आई थिंक हम इसमें थोड़ा कुछ पार्ट 2 में डीप डाइव कर सकते हैं कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स पे, एंड वी कैन टेक एक एक टॉपिक को हम अच्छे से एक्सप्लेन कर सकते हैं। तो प्लीज राइट डाउन पार्ट 2 एंड वील गेट सर अगेन ऑन द शो। बट उससे पहले डू लाइक, डू सब्सक्राइब द चैनल, एंड आई थिंक ये आप सबके साथ शेयर करो जो इन्वेस्ट कर रहा है, क्योंकि जो इन्वेस्ट कर रहा है इसमें सब लेसन्स हैं। अगर आप फर्स्ट टाइम हो, बिगनर हो, या आप अपनी मिड जर्नी में भी हो, या आपको कोई बड़ा एसेट खरीदना है, आई थिंक सबके लिए कुछ ना कुछ लर्निंग है और इंपॉर्टेंट लर्निंग्स है, ताकि आप फाइनेंशियल मैनेजमेंट कर सको, सारी जिंदगी स्ट्रेस मैनेजमेंट ना करते रहो। ऑन दैट नोट, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। आज के लिए इतना ही, समझे क्या।